अध्याय 281 स्वर्गीय जादूगरनी जीथर के संत की कथा। उसके बाद जियान चेन शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलता और साधना करता रहता। वह शायद ही कभी अन्य सदस्यों को दिखाई देता था और केवल कभी कभी किन शियाओं के साथ मुकाबला करता था। उसे हमेशा एल्डर वू की याद आती रहती थी जो अब उसे परेशान करने नहीं आता था। ऐसा लगता था मानो वह तियानकिन कबीले से गायब हो गया हो और जियान चेन को अब दिखाई नहीं देता हो। ये क्रम 1 महीने तक चलता रहा। राक्षस कोर की सहायता से जियान चेन एक शिखर महान संत मास्टर बनने में सफल रहा। इसके बाद जियान चेन ने अपनी नई शक्ति को स्थिर करने और अपने शरीर में राक्षस कोर द्वारा लाए गए किसी भी छिपे हुए खतरे को खत्म करने के लिए एक और बड़ी मात्रा में समय बिताया। ये सब करने के बाद उसने एक बार फिर राक्षस कोर के साथ साधना जारी रखी। जल्द ही 1 और आधा महीना बीत गया। बहुरंगी पत्थर की खबर ने पहले ही तियानकिन कबीले में अपनी रुचि खो दी थी क्योंकि हर कोई पहले से ही इसके बारे में भूल गया था। इसी तरह मिंगडोन भी निष्क्रिय नहीं रहा और उसने जियान चेन का अनुसरण करते हुए स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया और राक्षस कोर की मदद से ईमानदारी से अपनी ताकत विकसित की। 10 दिन बाद सुबह जियान चेन ने आखिरकार अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। मिंगडोन के पास के कमरे को देखते हुए जियान चेन बंद दरवाजे के पीछे भी ऊर्जा के एक छोटे और अस्पष्ट उतार चढ़ाव का पता लगा सकता था। मिंगडोन इस समय भी साधना कर रहा था। सुबह की हवा में धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम 2 महीने से यहाँ हैं। अब से बहुत समय बाद तियानकिन कबीला निश्चित रूप से भाड़े के शहर में लोगों को भेजेगा। कुछ दूरी पर किन शियाओं के निवास को देखते हुए जियान चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और आखिरकार वहां चलने का फैसला किया। ये कब होगा, इसका निश्चित समय किन शियाओं द्वारा सत्यापित किया जाना था। जैसे ही जियान चेन किन शियाओं के एकांत परिसर में प्रवेश करने वाला था, गेट पर खड़े एक गार्ड ने उसे रोक दिया। साथी भाई, क्या किन जियो अभी अंदर है? जियान चेन ने सम्मानपूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाया। युवा सरदार पहले प्रशिक्षण मैदान में गया था, अब वह अपने परिसर के अंदर नहीं है, गार्ड ने जवाब दिया। इसके बाद जियान चेन प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। पिछले कुछ हफ्तों में जियान चेन किन शियाओं के साथ कई बार प्रशिक्षण मैदान की यात्रा कर चुका था, इसलिए वह उस क्षेत्र के रास्ते से परिचित था। जैसे ही जियान चेन एक बगीचे से गुजर रहा था, पास के मंडप में बज रहे जीथर की मधुर धुन सुनाई दी। मानो गाने में कोई जादुई शक्ति थी। जिस क्षण कोई भी इस धुन को सुनता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके दिल के तार जीथर के साथ गूंज रहे हों। जिस क्षण जियान चेन ने जीथर की आवाज सुनी, वह अनजाने में चलना बंद कर दिया और स्रोत की ओर देखने लगा। वह केवल एक महिला को देख सकता था जो मंडप में जियान चेन की ओर पीट करके सफेद रंग का पावरोब पहने हुए थी। उसकी जैद सफेद उंगलियां जीथर के तारों के साथ नाचती हुई देखी जा सकती थीं, जबकि मधुर धुनें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थीं। मंडप की ओर चलते हुए जियान चेन जल्दी से सफेद लबादे वाली महिला के पीछे पहुंच गया। उसके काले बाल उसके कंधों के पीछे से उसकी पीठ तक लटक रहे थे। एक सफेद घूंघट ने उसके चेहरे को ढक रखा था ताकि जियान चेन उसे देख न सके। महिला के चेहरे का जो हिस्सा दिख रहा था, उसे केवल स्वर्गीय, लगभग विनाशकारी रूप से सुंदर ही कहा जा सकता है। जिथा बजाने वाली महिला तियानकिन कबीले की दूसरी बहन थी। एक झटके में उसने गाथागीत बजाना समाप्त किया और जियान चेन की ओर देखने के लिए मुड़ी। क्या मेरे स्वामी को भी जीथर की आवाज पसंद है? दूसरी बहन की आवाज काफी अच्छी थी। वह स्काइलार्क की तरह मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थी, ताकि जो कोई भी उसे सुनता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। अगर कोई इतना मजबूत नहीं था तो वे उसकी आवाज सुनकर पागल हो जाते। हल्की मुस्कान के साथ जियान चेन ने जवाब दिया, दूसरी बहन की जीथर बजाने की क्षमता बहुत ही अद्भुत है। हालांकि मुझे नहीं पता कि जीथर कैसे काम करता है, फिर भी मैं इसके गाने से आकर्षित हो गई। मधुर मुस्कान के साथ वह कोमल स्वर में बोली, मैं भगवान को उनकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देती हूँ। जियान चेन ने उसे देखकर मुस्कुराना जारी रखा। दूसरी बहन का जीथर बजाने का कौशल पहले ही पूर्णता के दायरे में पहुंच चुका है और एक अमर गीत के लिए उपयुक्त है। ये वास्तव में आपके कौशल की प्रशंसा करता है और मेरा खुद का दिल द्रवित होने से नहीं बच सका। मुझे चारों कलाओं से बहुत लगाव है और जब मैं छोटी थी तब मैंने उनका बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था, लेकिन मैं अभी भी पूर्णता के दायरे से बहुत दूर हूँ। जबकि मेरे जीथर की आवाजें बहुत सुंदर हैं, यह मुख्य रूप से जीथर की वजह से है। दूसरी बहन की नाजुक सफेद उंगली ने जीथर पर एक तार को सहलाया और बुदबुदाया। हालांकि यह जीथर राक्षसी रोने वाले जीथर की एक प्रति है, लेकिन इसमें कई तरह की महंगी दिखने वाली सामग्री का उपयोग किया गया है।
फिर भी इस पवित्र जीथर के अंदर स्वर्गीय जादूगरनी की पवित्र शक्ति समाहित है, इसलिए इस वाद्य से निकलने वाला संगीत लोगों की आत्मा को इतना प्रभावित कर सकता है कि वह इसे अवशोषित कर सकता है। जीथर का संत, स्वर्गीय जादूगरनी। जियान चेन ने असमंजस से पूछा, दूसरी बहन जीथर की यह स्वर्गीय जादूगरनी आखिर कौन है? तियानकिन कबीले की दूसरी बहन ने जियान चेन को अजीब नजर से देखा, फिर उसके चेहरे पर राहत की भावना उभरी। बोलते समय उसके चेहरे पर पूजा का भाव था। चूंकि भगवान जियान चेन यहाँ से बहुत दूर के राज्य से आए थे, इसलिए जीथर के संत स्वर्गीय जादूगरनी के बारे में न जानना स्वाभाविक है। इस राज्य में वह एक जानी मानी हस्ती है जो राक्षसी चीख के जीथर को इतनी भयानक हद तक इस्तेमाल करती है कि महाद्वीप के विशेषज्ञ भी प्रभावित हो जाएंगे। स्वर्गीय जादूगरनी अपने जीथर को अपने हथियार के रूप में इस तरह से इस्तेमाल करती है कि उसका बचाव नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग उसके जीथर के नीचे लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं, और जब वह इसका इस्तेमाल करती है तो वह संगीत से प्रभावित लोगों को भ्रम में डाल सकती है। उसके जीथर में किसी की आत्मा और यहाँ तक कि शरीर को मिटाने की क्षमता है, ताकि वे मृत्यु के बाद एक निराकार प्राणी बन जाएं। स्वर्गीय जादूगरनी की जीथर के साथ क्षमता पहले से ही परम पूर्णता के दायरे में पहुंच चुकी है। जब वह अपना जीथर बजाती है तो मौसम भी बदल सकता है। किंवदंती है कि 10 साल पहले वह अकेले ही युद्ध के मैदान में अपना जीथर बजाकर 2 राज्यों के बीच युद्ध को रोकने में सक्षम थी। कुछ ही पलों में उसने सैकड़ों हजार सैनिकों को गहरी नींद में डाल दिया था, जिससे वे 3 दिन और 3 रातों के बाद ही जाग पाए थे। दूसरी बहन ने सचमुच इस स्वर्गीय जादूगरनी की पूजा की। जिस क्षण उसने स्वर्गीय जादूगरनी के बारे में बात करना शुरू किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सितर से एक ही गाथा 2 पूरी सेनाओं को 3 दिन और 3 रातों के लिए सो जाने के लिए पर्याप्त थी। ये स्वर्गीय जादूगरनी कितनी भयानक है! जियान चेन ने अप्रतिबंधित आश्चर्य के साथ कहा। स्वर्गीय जादूगरनी की जीथर बजाने की क्षमता बेजोड़ कही जा सकती है और उसके गीतों को अमर लोगों के गीत कहा जा सकता है। दूसरी बहन बोली। चूंकि उसे चारों कलाएं पसंद थीं, इसलिए उसने बहुत पहले ही स्वर्गीय जादूगरनी को अपना लक्ष्य बना लिया था। स्वर्गीय जादूगरनी वास्तव में जादुई है। अगर मौका मिले तो मैं उसके संगीत से परिचित होना पसंद करूंगा। जियान चेन बोला। स्वर्गीय जादूगरनी पहले से ही एक संत है, उसे देखना आसान नहीं है। दूसरी बहन ने जियान चेन को उत्सुक नजर से देखा। भगवान जियान चेन, मैंने सुना है कि आप भाड़े के सैनिकों की सभा में शामिल होना चाहते हैं। जियान चेन पास के स्टूल पर बैठ गया और बोला, सही। मैंने भाड़े के सैनिकों की अगली सभा में भाग लेने का फैसला किया है। मैंने खुद कभी भाड़े के सैनिकों की सभा नहीं देखी है, लेकिन मैंने सुना है कि यह काफी खतरनाक है। अफवाहों के अनुसार किसी व्यक्ति के बचने की संभावना लगभग 10% है। यहां तक कि एक पृथ्वी संत मास्टर के भी वहां बचने की गारंटी नहीं है। लॉर्ड जियान चेन को खुद का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बहन ने धीरे से कहा। मैं दूसरी बहन को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद देती हूं, मैं अपना ध्यान खुद रखूंगी। दूसरी बहन के साथ कुछ देर बात करने के बाद जियान चेन प्रशिक्षण मैदान की ओर जाने के लिए मंडप से बाहर निकल गया। तियानकिन कबीले का प्रशिक्षण मैदान एक ऊंचा मंच था जो 200 फीट लंबा था। जिस क्षण जियान चेन वहां पहुंचा, उसने किन शियाओ को मंच से कूदते हुए देखा, जबकि 5 गार्ड कप्तान पीले चेहरे के साथ जमीन पर लेटे हुए थे। एक गार्ड द्वारा दिया गया तौलिया लेते हुए किन जियो ने जियान चेन पर हंसने से पहले अपना पसीना पोंछा। भाई जियान चेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते थे? जियान चेन ने जवाब देने से पहले किन जियो को देखकर मुस्कुराया। भाई किन जियो, मैं बस ये पूछना चाहता था कि हम भाड़े के सैनिकों के शहर के लिए कब रवाना होंगे? चिंता मत करो, कोई जल्दी नहीं है। भाड़े के सैनिकों की सभा तक अभी 3 महीने बाकी है। हम रवाना होने से पहले आधे महीने तक इंतजार करेंगे, किन शियाओ ने कहा। यह सुनकर जियान चेन को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। भाई किन जियो, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। जियान चेन की ताकत पहले ही पीक ग्रेट सेंट मास्टर दायरे तक पहुंच चुकी थी, और भाड़े के सैनिकों की सभा में निश्चित रूप से पृथ्वी संत मास्टर स्तर पर बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग होंगे। इसलिए भाड़े के सैनिकों की सभा से पहले जियान चेन तब तक साधना करना चाहता था जब तक कि वह पृथ्वी संत मास्टर बनने के लिए सफलता हासिल नहीं कर लेता। इस तरह भाड़े के सैनिकों की सभा जीतना और भी आसान हो जाएगा। किन शियाओ ने यह नहीं पूछा कि जियान चेन क्या करने जा रहा है, बल्कि उसने जियान चेन को केवल ये चेतावनी दी थी कि वह डेट मिस न करे। इस प्रकार जियान चेन तियानकिन कबीले को छोड़कर अकेले ही एक जादुई जानवर पर सवार होकर वालोरेंट शहर से बाहर चला गया। जियान चेन संभवतः कबीले के परिसर से दूर किसी स्थान पर जाने के लिए निकल गया है।
जाओ और एल्डर वू को इसकी सूचना दो। गेट के पास खड़े एक गार्ड ने दूसरे से बात की जब उन्होंने जियान चेन को परिसर से बाहर जाते देखा। एक अलग प्रांगण में एल्डर वू और उनकी ही उम्र के एक अन्य व्यक्ति एक ही मेज पर साथ साथ बैठे थे। एल्डर वू, आपके वफादार सेवक के पास बताने के लिए कुछ खबर है। अचानक एक गार्ड सीधे एल्डर वू की ओर आंगन में दौड़ा। ये सुनकर बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं और उसने परेशान नजर से गार्ड की ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मैं दूसरे के साथ शतरंज खेल रहा हूं तो मुझे परेशान करना मना है? बुजुर्ग गुस्से से बोला। एल्डर वू, यह एक ऐसा आदेश था जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से हमें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पालन करने के लिए निर्देशित किया था। चाहे कोई भी समय हो, आपने हमें तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के लिए कहा था। गार्ड बोला। ये सुनकर बुजुर्ग का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने गार्ड को आवाज लगाई, आप अंदर आ सकते हैं। और गार्ड को आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने दिया। बूढ़े आदमी वो, आखिर इतनी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? क्या ये हमारे शतरंज के खेल के खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकता? एल्डर वू के बगल में बैठे बुजुर्ग ने पूछा। एल्डर हे, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, शतरंज का खेल अभी रुकना पड़ेगा। एल्डर वू ने बिना मुड़े कहा और गार्ड के पीछे पीछे बाहर चले गए। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, एल्डर वू ने गार्ड की ओर देखा। बिना पूछे ही गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, एल्डर वू, जियान चेन अभी अभी परिसर से बाहर निकलकर शहर के बाहरी इलाके की ओर गया है। एल्डर वू की आंखें चमकने लगी, वह किस दिशा में जा रहा है? पूर्वी शहर के द्वार। अध्याय 282, एक पृथ्वी संत मास्टर पर हमला। जियान चेन अपने श्रेणी 3 जादुई जानवर पर सवार होकर वालोरेंट शहर से बाहर निकला और सूर्य की दिशा में पूर्व की ओर चला गया। वह बहुत पहले से ही वालोरेंट शहर के भीतर से पड़ोसी क्षेत्र को देख चुका था, इसलिए 100 किलोमीटर दूर जियान चेन का लक्ष्य वहां की छोटी पर्वत श्रृंखला थी। जियान चेन ने पहले से ही चांगयांग मनो और कारगात अकादमी से पृथ्वी संत मास्टर बनने की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, इसलिए प्रक्रिया के पीछे के नियम उसे पहले से ही याद थे। हालांकि केवल 10% लोग ही पृथ्वी संत मास्टर बनने में सफल हो पाए, लेकिन जियान चेन को खुद पर पूरा भरोसा था। उसे पूरा भरोसा था कि जो सीमा रेखा अधिकांश लोगों को रोकती है, वह उसके खिलाफ काम नहीं करेगी। यदि साधना के मार्ग पर आने वाली पहली बाधा ही उसे पृथ्वी संत गुरु बनने के प्रयास से डरा दे, तो फिर वह भविष्य में आने वाली कठिन बाधाओं को कैसे पार कर पाएगा? वालोरेंट शहर के पास के मैदानों से गुजरते हुए जियान चेन एक छोटे से जंगल में पहुंच गया। उसका क्लास 3 मैजिकल बीस्ट वाहन जंगल में सीटी की आवाज के साथ और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि कई लोगों के लिए उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता। जैसे ही जियान चेन जंगल में दाखिल हुआ, तलवार क्यूई की एक बड़ी मात्रा अचानक घने पेड़ों के बीच से उड़कर जियान चेन की ओर बढ़ी। जियान चेन तुरंत ही अपनी सवारी से उड़कर एक ओर चला गया। क्लास 3 मैजिकल बीस्ट माउंट के 2 हिस्सों में विभाजित होने पर एक भयानक आवाज सुनाई दी। खून की एक नदी हवा में बह गई और आसपास की घास को अपने साथ सना दिया। जियान चेन के दाहिने हाथ में संत बल की एक मजबूत मात्रा इकट्ठी हुई, जिसने जल्दी से लाइट विंड स्वॉर्ड की चांदी की धार बना दी। अपनी खुद की कुछ तलवार क्यूई उत्सर्जित करते हुए उसने इसे हमले की दिशा में वापस उड़ा दिया। उस क्षेत्र में पत्ते हिल गए क्योंकि तलवार क्यूई अंदर गायब हो गई। एक भूरे रंग का लबादा पहने आदमी झाड़ियों से बाहर निकलता हुआ आया, इससे पहले कि अचानक जियान चेन पर एक जबरदस्त दबाव पड़ता। अगले ही पल उस आदमी के हाथ में तलवार अचानक जियान चेन की ओर उड़ती हुई नीचे आए। एक पृथ्वी संत गुरु, जियान चेन ने गंभीर होने से पहले खुद से सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के एक नीला और बैंगनी चमक उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड को भरने लगी, इससे पहले कि वह उससे बाहर की ओर वार करता। डिंग! दोनों संत हथियारों ने बीच हवा में ही संपर्क बनाया और हर जगह चिंगारी उड़ी। नीले और बैंगनी तलवार क्यूई की वजह से लाइट एंड तलवार दूसरे आदमी की तलवार पर निशान बनाने में सक्षम थी। दबी हुई आवाज के साथ भूरे रंग की पोशाक पहने आदमी पीछे की ओर भाग गया। चूंकि उसका संत हथियार क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उसे भी कुछ नुकसान हुआ था। यहां तक कि जियान चेन भी कुछ कदम पीछे हट गया। अभी उसकी ताकत पीक ग्रेट सेंट मास्टर दायरे में थी, जबकि यह पहले की तुलना में एक बड़ा सुधार था। वह अभी भी एक पृथ्वी संत मास्टर से कमजोर था। अपना सिर ऊपर झुकाकर जियान चेन ने भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग की शक्ल देखी। ठंडी निगाह से देखते हुए उसने कहा, बुजुर्ग वू, तो यह आप ही हैं। जिसने अचानक उस पर हमला किया था वह तियानकिन कबीले का एल्डर वू था। एल्डर वू अपने संत हथियार पर हुए नुकसान को पूरी तरह अविश्वास और सदमे की नजर से देख रहे थे। ये कैसे संभव है? सिर्फ अपनी ताकत से आपने मेरे संत हथियार को कैसे नुकसान पहुंचाया?
एल्डर वू हैरान था, उसकी आंखें जियान चेन और उसकी क्षतिग्रस्त तलवार दोनों को देखती रहीं। जियान चेन ने जब बुजुर्ग के चेहरे पर आश्चर्य देखा तो हंस दिया। बुजुर्ग वू, ऐसा लगता है कि आप बहुरंगी पत्थर के बारे में भूलना नहीं चाहते हैं। पत्थर का नाम सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक एक स्पष्ट भाव आ गया और उसके चेहरे पर पहले जैसा आश्चर्य नहीं रहा। सही है, बहुरंगी पत्थर एक सर्वोच्च खजाना है जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। ऐसा लगता है कि तुम मेरे संत हथियार को नुकसान पहुंचा सकते हो, इसका एकमात्र कारण बहुरंगी पत्थर का काम है। इस तर्क के साथ बुजुर्ग का चेहरा एक बार फिर शांत हो गया और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, जियान चेन, मैं तुम्हें चुनने के लिए दो रास्ते दे रहा हूं। पहला रास्ता, अगर तुम मुझे बहुरंगी पत्थर दोगे तो मैं तुम्हारी जान माफ कर दूंगा। दूसरा रास्ता, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी लाश से पत्थर निकाल लूंगा। अब समझदारी से चुनाव करो। जियान चेन ठंडी हंसी हंसा, उसे एल्डर के विकल्पों का जवाब देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एल्डर वू को ताना मारते हुए जियान चेन ने अपना ही सवाल पूछा, एल्डर वू, क्या आपको वाकई लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? एक खर्राटे के साथ बुजुर्ग ने जवाब दिया, जियान चेन, ये सोचने की कोशिश भी मत करो कि एक सर्वोच्च खजाने के साथ तुम मेरे जैसे एक पृथ्वी संत मास्टर को हराने में सक्षम हो जाओगे। पृथ्वी संत मास्टर्स और महान संत मास्टर्स के बीच का अंतर स्वर्ग जितना बड़ा होता है। सर्वोच्च खजाने के लिए इसे पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि जब वह बोल रहा था तब भी बुजुर्ग की आंखों के सबसे गहरे हिस्सों में डर का एक संकेत था। क्या? जियान चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक पृथ्वी संत मास्टर को एक महान संत मास्टर द्वारा मारा जा सकता है। दो लोगों को विभाजित करने वाली यह बाधा मैं तोड़ दूंगा। ये कहते हुए जियान चेन ने तुरंत एल्डर वू पर हमला कर दिया। हम्फ, कितना घमंडी! मुझे संदेह है कि तीसरे चक्र के पृथ्वी संत गुरु के रूप में मैं तुम्हें वश में नहीं कर पाऊंगा। एल्डर वू ने एक जोरदार चिल्लाहट दी, इससे पहले कि उनके संत हथियार के भीतर संत बल शक्ति के साथ फट गया और जियान चेन की ओर उड़ गया। नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई के कारण जियान चेन की तलवार पहले से ही कई गुना मजबूत हो चुकी थी, इसलिए जियान चेन को एल्डर वू की तलवार से डर नहीं लगा। बुजुर्ग को पता था कि जियान चेन का सेंट वेपन काफी खतरनाक था, इसलिए उसने ब्लेडों के टकराव से बचने की कोशिश की। उसकी विशाल तलवार ने अचानक रास्ता बदल दिया और जियान चेन की लाइट विंड स्वॉर्ड से टकराने से पहले ही उसकी छाती पर वार कर दिया। एक घुरघुराहट के साथ जियान चेन ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि उसने अचानक दिशा बदल ली, जैसे कि वह कोई सांप हो। बीच हवा में तलवार ने रास्ता बदल दिया और एल्डर वू की तलवार का पीछा किया। जियान चेन को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अर्थ सेंट मास्टर को मारना इतना आसान नहीं है। अगर एल्डर वू अपनी तलवार को चकमा भी दे तो लाइट विंड स्वॉर्ड उसके सेंट वेपन पर वार करेगी। उस स्थिति में ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि एल्डर वू उसे चकमा नहीं दे सका, इसलिए अंत में लाइट विंड तलवार की नोक एल्डर के संत हथियार के चौड़े हिस्से पर वार करने में कामयाब रही। डिंग! धातु की खनक के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड ने तुरंत ब्रॉडस्वॉर्ड को छेद दिया। इस तरह से बुजुर्ग के सेंट वेपन और उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा। बुजुर्ग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने मुंह से खून बाहर थूक दिया। तुरंत पीछे हटते हुए एल्डर वू ने जियान चेन को भयभीत दृष्टि से देखते हुए उससे दूर देखा। मैंने नहीं सोचा था कि एक महान संत गुरु के लिए एक सर्वोच्च खजाना इतना शक्तिशाली होगा कि वह एक पृथ्वी संत गुरु के लिए ऐसा खतरा पैदा कर सके। हालांकि उसकी चोटें काफी गंभीर थीं, लेकिन एल्डर के मन में पीछे हटने का कोई विचार नहीं था। अपने दिल में वह अभी भी मानता था कि उसके पास जियान चेन के हाथों से सर्वोच्च खजाना चुराने के लिए पर्याप्त ताकत है। जियान चेन का स्वरूप धुंधलेपन में गायब हो गया और अपने पीछे केवल अपना एक छोटा सा निशान छोड़ गया, जब वह तीव्र गति से एल्डर वू की ओर उड़ रहा था। पहले से भी ज्यादा गंभीर होते हुए उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह अपने चेहरे से खून पोंछ सके और जियान चेन के खिलाफ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। जियान चेन के हाथों 2 बार पीड़ित होने के बाद एल्डर वू अपनी तलवार और उसके परिणामों से डर गया था। तलवार का सिर्फ एक वार ही उसे घबराने के लिए काफी था, इसलिए ये लड़ाई उसके सभी संभावित विकल्पों पर पुनर्विचार करने लगी थी। जियान चेन को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। एल्डर वू पर वार करते समय उसकी लाइट विंड स्वॉर्ड एक धुंधली रोशनी में बदल गई। एल्डर वू पर वार करते हुए लाइट विंड स्वॉर्ड के कई भूत देखे जा सकते थे, लेकिन वह अपनी धरती के सेंट फोर्स की वजह से बचाव का विशेषज्ञ था। उसके शरीर के अंदर मौजूद सेंट फोर्स ने पहले से ही अविश्वसनीय ताकत का कवच बना लिया था। नीले और बैंगनी तलवार क्यूई के सामने सेंट फोर्स से बना ये रक्षात्मक कवच सजावट के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था और एल्डर वू की सुरक्षा में कोई मदद नहीं कर सकता था।
इस समय एल्डर वू इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था कि वह बच सके, इसलिए जियान चेन की तलवार उसके कंधे पर जा लगी। एक और सेकंड बीतने के बाद तलवार तुरंत उसके सीने के क्षेत्र में गहराई तक चली गई। आह! अपने सीने में गहरे दर्द को महसूस करते हुए एल्डर वू ने एक दयनीय चीख निकाली। इस अवसर का फायदा उठाते हुए जियान चेन ने तुरंत अपनी तलवार से एल्डर की गर्दन पर वार कर दिया। खून बहने के साथ ही एक मानव सिर हवा में उड़ गया। एल्डर वू को जियान चेन ने मार डाला था और उसकी आंखों में अभी भी अफसोस भरा हुआ था। वह कभी विश्वास नहीं करेगा कि उसे मार दिया जाएगा। वह तीसरे चक्र में एक पृथ्वी संत मास्टर था और जियान चेन केवल एक महान संत मास्टर था। इसके साथ ही जियान चेन ने धीरे से सांस छोड़ी। एल्डर वू तीसरे चक्र के एक पृथ्वी संत मास्टर थे, इसलिए लड़ाई की तीव्रता के बावजूद लड़ाई कठिन थी। उनकी ताकत जिया कबीले के कुलपति से कहीं ज्यादा मजबूत थी। एल्डर वू की सिरविहीन लाश के पास जाकर जियान चेन ने अपना स्पेस विंग लेने के लिए घुटने टेक दिए। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने आखिरकार एल्डर वू के शरीर को दफनाने का फैसला किया। वालोरेंट शहर जंगल के करीब था, इसलिए अगर बुजुर्ग का शव मिल जाता तो तियानकिन कबीला आकर जांच करता। इस बिंदु तक ये जियान चेन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता। जब एल्डर वू के शरीर को उचित तरीके से दफना दिया गया तो जियान चेन ने युद्ध के मैदान को साफ किया और उनकी लड़ाई से हुए सभी नुकसान को छिपा दिया और अंततः उस क्षेत्र को छोड़ दिया। 4 घंटे बाद जियान चेन पर्वत श्रृंखला पर पहुंच गया। आखिरकार एक विशाल चट्टान पर बैठकर उसने एक पल के लिए अपने दिल को शांत करना शुरू कर दिया। फिर 2 और क्लास 4 मॉन्स्टर कोर निकालकर जियान चेन ने साधना शुरू कर दी। इस पर्वत श्रृंखला में एक भी जादुई जानवर नहीं था। यहां तक कि जंगली जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी देखना मुश्किल था। इसलिए जियान चेन शांति से खेती कर सकता था। राक्षस कोर के भीतर की ऊर्जा जियान चेन के शरीर में प्रवाहित होने लगी क्योंकि उसने उनके भीतर के बेरसिक तत्व को छानने की कोशिश की। लगभग किसी जादुई शक्ति के द्वारा ऊर्जा उसके शरीर में समाहित होने लगी और फिर नीले और बैंगनी तलवार आत्माओं में प्रवाहित होने लगी। जैसे जैसे ऊर्जा लगातार जियान चेन के डेंटियन में प्रवाहित होती गई ताकि उसकी प्रकाश पवन तलवार उसे अवशोषित कर सके, तलवार प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ एक मजबूत प्रकाश के साथ चमकने लगी। महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु बनने की प्रक्रिया को जियान चेन ने पहले ही लिख लिया था और याद कर लिया था, इसलिए वह साधना के इस भाग को आसानी से आगे बढ़ा सका। महान संत गुरु से पृथ्वी संत गुरु तक की सफलता प्राप्त करना गुणवत्ता का एक परिवर्तन था। संत हथियार को अपनी क्षमता से कहीं अधिक ऊर्जा अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। फिर संत हथियार कई टुकड़ों में फट जाएगा जो अस्थायी रूप से किसी के शरीर के भीतर रहेंगे। टुकड़ों के गायब होने से पहले टुकड़ों को एक बार फिर से परिष्कृत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। टुकड़ों को मजबूत किया जाएगा और बदला जाएगा, अंत में उन्हें एक बार फिर से एक साथ जोड़ा जाएगा। संत हथियार को एक नए संस्करण में संघनित किया जाएगा। इस प्रकार संत हथियार को समग्र रूप से बदल दिया जाएगा। अध्याय 283 शक्ति में वृद्धि। संत शस्त्र को रूपांतरित करना एक सरल कार्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। यदि किसी का नियंत्रण अपर्याप्त था तो संत शस्त्र के टुकड़े उसके शरीर से गायब हो जाते थे और उसे अपंग बना देते थे। कुछ गंभीर मामलों में जब संत शस्त्र फट जाता था तो ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक होती थी कि साधक खुद को पीली नदी के किनारे बिना किसी जीवन के जागते हुए पाता था। कागज पर यह प्रक्रिया काफी आसान लगती थी, लेकिन इस बाधा के कारण कई साधकों को सफलता प्राप्त करने से पहले ही रुकना पड़ा। साथ ही इसने कई साधकों को अपनी जान भी गंवा दी। परिणामस्वरूप एक महान संत गुरु द्वारा पृथ्वी संत गुरु बनने की सफलता दर 10% थी। सफलता प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति साधना प्रतिभावान थे, जिन्हें बहुत से लोग अच्छी तरह जानते थे। जियान चेन ने राक्षस कोर के भीतर से स्थिर दर पर ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। फिर आखिरकार उसके डेंटियन के भीतर का संत हथियार आखिरकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह अस्थिर रूप से हिल रहा था। उसके संत हथियार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि जियान चेन को इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो रहा था, जैसे कि एक विशाल हाथी उससे दूर खींचने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन बीत गया जब जियान चेन झरने के सामने बैठा था। 20 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर पहले ही उसके द्वारा अवशोषित किए जा चुके थे, इससे पहले कि सेंट वेपन अपनी अधिकतम ऊर्जा अवशोषित करने की सीमा पर पहुंच जाता और विस्फोट के कगार पर होता। जियान चेन का शरीर भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। उसके शरीर में ऊर्जा का हर उछाल इतनी तेज गति से चल रहा था कि उसके पूरे शरीर के रोमछिद्रों से खून बहने लगा। यहां तक कि उसके शरीर के अंगों पर भी बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। जियान चेन के हाथ में मौजूद राक्षस कोर की सारी ऊर्जा अवशोषित हो गई थी,
और इसके साथ ही जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से क्लास 5 राक्षस कोर को बाहर निकाल लिया। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर क्लास 4 मॉन्स्टर कोर की तुलना में गुणवत्ता और मात्रा के मामले में और भी ज्यादा मजबूत था। जिस क्षण क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की ऊर्जा जियान चेन के डेंटियन में प्रवेश करती है, उसका सेंट वेपन उसे और संभाल नहीं पाता और तुरंत फट जाता है, जिससे उसके डेंटियन में अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। जिस क्षण संत का हथियार फटा, उसके डेंटियन से बहुत तेज ऊर्जा निकली। ऊर्जा ने जियान चेन के अंगों और यहां तक कि उसके मेरिडियन पर भी जोरदार प्रहार किया, जैसे कि उसके शरीर में बम फट गया हो। जियान चेन ने कराहते हुए मुंह से खून थूका। चूंकि उसका सेंट वेपन फट गया था, इसलिए उसे लगा कि उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दर्द इतना ज्यादा था कि जियान चेन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। यहां तक कि उसके सिर में भी चक्कर आने लगा और वह होश खोने लगा। ये वह कदम था जिसके कारण कई लोगों को पृथ्वी संत मास्टर बनने के मार्ग पर चलते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने होंठ काटते हुए जियान चेन ने दर्द का विरोध किया और जागते रहे। वह महसूस कर सकता था कि जब उसका संत हथियार टूट गया था, तब से ऊर्जा उसके मुख्य रक्त प्रवाह में प्रवेश कर रही थी। जियान चेन का दिल सिकुड़ गया क्योंकि उसने अपनी झिझक को दूर कर दिया। हजारों टुकड़े उसकी आत्मा से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, इसलिए वह उनमें से हर एक को महसूस कर सकता था। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर से तुरंत ऊर्जा को अवशोषित करते हुए जियान चेन ने अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से भरने की कोशिश की। जियान चेन पहले ही जीवन और मृत्यु के बीच की दहलीज को पार कर चुका था। अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। संत हथियार के टुकड़े केवल अस्थायी रूप से डेंटियन के भीतर रहेंगे, वे स्थायी नहीं होंगे। डेंटियन के चारों ओर घूमने वाली ऊर्जा की मात्रा खतरनाक दर से गायब हो जाएगी, और यदि सारी ऊर्जा निकल जाए तो साधक अपंग हो जाएगा। श्रेणी 5 के राक्षस कोर से शुद्ध ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवाहित हुई। एक बार अंदर जाने पर ऊर्जा उसके संत हथियार के हर एक टुकड़े को भर देगी। उस ऊर्जा की बदौलत न केवल प्रत्येक टुकड़े के भीतर ऊर्जा की पूर्ति होगी, बल्कि ऊर्जा का अधिशेष भी होगा जो टुकड़ों को एक बार फिर से परिष्कृत करने की कोशिश करेगा। नतीजतन टुकड़े की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ टुकड़े और भी मजबूत होते जाएंगे। प्रक्रिया के इस चरण में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी, और इसलिए श्रेणी 5 के राक्षस कोर से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जियान चेन के शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से प्रवेश कर गई और उसके डेंटियन के भीतर एकत्र होने लगी। आधे दिन में ही क्लास 5 मॉन्स्टर कोर की सारी ऊर्जा पूरी तरह से सोख ली गई। जियान चेन ने जल्दी से अपने स्पेस बेल्ट से 2 और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर निकाले। उसके डेंटियन के अंदर सेंट वेपन के टुकड़े एक हल्की रोशनी के साथ टिमटिमाते रहे, मानो वे एक छोटा तारा हो। उन्होंने जितनी ऊर्जा अवशोषित की, उससे वे एक ब्लैक होल की तरह लग रहे थे, क्योंकि उनमें रुकने का कोई संकेत नहीं था। हालांकि हर गुजरते सेकंड के साथ रोशनी और भी तेज होती जा रही थी। अर्थ सेंट मास्टर बनने की सफलता प्राप्त करने की कठिनाइयां और परेशानियां उसकी पिछली सफलताओं से बहुत अलग थीं। उसे बिना किसी गलती के हर एक कदम पर सावधानीपूर्वक नियंत्रण रखना था, अन्यथा उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। 3 दिन और बीत गए, जिसके परिणामस्वरूप जियान चेन ने 1 दर्जन क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से खा लिया। अभी प्रत्येक टुकड़े ने इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा जमा कर ली थी कि प्रत्येक टुकड़ा पूरी तरह से संतृप्त हो गया था। अब तक उनमें चमकते हुए रत्नों की तरह बदलने की क्षमता आ गई थी, जिससे जियान चेन का डेंटियन ऐसा लग रहा था मानो वह चमकते सितारों का सागर हो। एक ही विचार से जियान चेन की आत्मा हजारों टुकड़ों में बदल गई, क्योंकि उसने अपने संत हथियार के टुकड़ों को फिर से बनाना शुरू कर दिया। उसी समय उसके हाथों में 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर ने उसके डेंटियन को ऊर्जा की एक धारा के साथ आपूर्ति करना जारी रखा। उसका डेंटियन कड़ाही की तरह था और ऊर्जा आग थी जो टुकड़ों को परिष्कृत और गलाने की अनुमति देती थी। कच जियान चेन के चेहरे पर एक दरार बनती हुई देखी जा सकती थी। उसके बाद उसके पूरे शरीर में अचानक कई दरारें आ गईं। दरारें इतनी तेजी से फैल रही थीं कि उसके पूरे शरीर में दरारें पड़ गईं। अंत में उसकी त्वचा लगभग एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह हो गई, फिर अंततः वह उससे अलग हो गई। पृथ्वी संत मास्टर बनने की कगार पर उसका अपना शरीर भी एक परिवर्तन से गुजरेगा। एक पृथ्वी संत मास्टर एक महान संत मास्टर से एक बहुत बड़ी गुणात्मक छलांग थी। यह न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि यह शरीर की त्वचा को हटाकर नए रूप में बनाता है। पुरानी त्वचा उतर गई और जियान चेन की नई त्वचा सामने आ गई। नई त्वचा एक शिशु की तरह बेदाग थी और उसके चारों ओर प्रकाश की एक अजीब चमक बह रही थी। 6 घंटे बाद जियान चेन का शारीरिक परिवर्तन पूरा हो गया। उसकी संत शक्ति को पूरी तरह से फिर से गढ़ा गया था, ताकि लाइट विंड स्वॉर्ड एक बार फिर जियान चेन के डेंटियन के भीतर तैरने लगे, जैसे कि वह पहले कभी टूटी ही नहीं थी।
हालांकि इसमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा पहले से कई गुना ज्यादा थी, कम से कम 1 दर्जन बार। ये ताकत में कोई छोटी वृद्धि नहीं थी, बल्कि गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग थी। यदि पहले प्रकाश पवन तलवार के भीतर ऊर्जा की मात्रा पानी के एक घड़े के समान थी, तो अब ऊर्जा की मात्रा एक अंतहीन महासागर के समान है। अगर पहले की ऊर्जा एक छोटी सी आग की तरह थी जो सिर्फ कागज जला सकती थी, तो अब की ऊर्जा एक भयंकर आग की तरह है जो स्टील को भी पिघला सकती है। दोनों की तुलना किसी भी हद तक एक दूसरे से नहीं की जा सकती। जियान चेन यही नहीं रुका। ऊर्जा उसके शरीर में फैलती रही और उसके रक्त प्रवाह, अंगों, मेरिडियन, ऊतकों और यहां तक कि एक बार फिर उसके डेंटियन में भी प्रवेश कर गई। पिछला चरण जहां शरीर परिवर्तन पृथ्वी संत मास्टर बनने की सफलता के लिए था, अभी उसके पूरे शरीर को परिष्कृत करने की यह प्रणाली उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अज़ुलेट तलवार कानून की शारीरिक शोधन का रिकॉर्ड विधि के अनुसार थी। अब तक जियान चेन की संत शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो चुकी थी। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि जैसे ही उसके शरीर का संयम समाप्त होगा, तब वह ताकत में एक और छलांग लगाएगा। अध्याय 284 वापसी। अब पहले की तुलना में कम से कम 1 दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली जियान चेन की संत शक्ति उसके शरीर के प्रत्येक भाग में समाहित होने से पहले उसकी त्वचा पर बहती रही। जियान चेन ने अपने शरीर को निखारना तो पूरी तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसके शरीर का एक भी हिस्सा शारीरिक रूप से नहीं बदला था। अगर वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करता, तो उसका शरीर उस आकार में विकृत हो जाता जो वह नहीं चाहता था। वह और भी मजबूत हो जाता और इससे जियान चेन की पसंदीदा बनावट पूरी तरह से खत्म हो जाती। इस तरह का विकास जियान चेन की जरूरतों के हिसाब से उपयुक्त नहीं था। एक भी तलवारबाज का शरीर मोटा नहीं होना चाहिए। तलवार चलाने वाले को दुबला पतला ही रहना चाहिए। इस तरह तलवार चलाने वाले के लिए किसी भी स्थिति में कम से कम शक्ति या गति के साथ तलवार चलाना ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस तरह से अज़ुलेट तलवार कानूनों ने शारीरिक शोधन का रिकॉर्ड दर्ज किया था, वह तलवार चलाने वाले के लिए सबसे उपयुक्त होगा जो तलवार चलाने वाले की तरह ही लड़ता है। इस विधि से न केवल शरीर का आकार बदले बिना उसे मजबूत बनाया जा सकता है, बल्कि इससे शरीर को मजबूती मिलती रहेगी। जब तक आंतरिक शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी, तब तक पूरा शरीर मजबूत होता रहेगा। जियान चेन के शरीर पर चमकती हुई रोशनी के साथ ऊर्जा की एक परत प्रवाहित होती रही। उस परिवर्तन के बाद शुद्ध ऊर्जा जियान चेन के शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित कर उसके मांस और रक्त में बहुत सुधार लाने लगी। कक्षा 5 के राक्षस कोर की ऊर्जा का उपयोग उसकी अपनी ऊर्जा के स्थान पर किया जाएगा। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। क्योंकि जियान चेन के पास राक्षस कोर थे, इसलिए उसे बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। चांगयांग हवेली में जो अजीब घटना हुई थी, वह फिर कभी नहीं होगी। अपने शरीर को तड़का लगाने और निखारने की प्रक्रिया में अधिक समय की आवश्यकता थी। 7 दिनों के बाद जियान चेन ने अंत में समाप्त होने से पहले 2 दर्जन और क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को अवशोषित कर लिया था। अब तक वह अपनी चरम सीमा पर था। अगर वह अपने शरीर को और बढ़ाना चाहता था, तो उसे इसे बदलने के लिए अपने संत बल का उपयोग करना होगा। विशाल पत्थर के ऊपर जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी ध्यान अवस्था से अपनी आंखें खोली, क्योंकि वह आखिरकार वास्तविकता की भूमि पर लौट आया। उसके कान कांपने लगे क्योंकि कुछ दूरी से जंगली जानवर की दहाड़ की आवाजें सुनी जा सकती थीं। अपने संत बल में गुणवत्ता में अत्यधिक परिवर्तन महसूस करते हुए जियान चेन अपने चेहरे पर एक बेहद खुश मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। आज तक उसने आखिरकार एक पृथ्वी संत मास्टर बनने की सफलता हासिल कर ली थी, जिसने महाद्वीप पर सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक के रूप में अपनी जगह अर्जित की। अभी मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस समय मैं शर्त लगाता हूं कि यह कम से कम 1 दर्जन गुना ज्यादा मजबूत है। इस दर पर एक संत भी अपने संत हथियार से मुझे नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं कर सकता। जियान चेन ने अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा। जब उसने नतीजे देखे तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। अपना हाथ बढ़ाते हुए संत बल की एक बड़ी मात्रा जियान चेन की भुजा की ओर प्रवाहित होने लगी और शीघ्र ही उसने प्रकाश पवन तलवार का निर्माण कर लिया। जब हल्की पवन तलवार जियान चेन के हाथों में आई, तो उसने एक तीव्र प्रकाश जारी किया जो पहले की तुलना में और भी तेज लग रहा था। अब की लाइट विंड स्वॉर्ड का आकार या साइज अलग नहीं था। तलवार में चमक बढ़ने के अलावा कोई शारीरिक बदलाव नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रकाश को इतनी स्पष्टता से परावर्तित कर रही हो जैसे कोई दर्पण अपने आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित कर सकता है। अचानक जियान चेन के हाथ के एक झटके से लाइट विंड स्वॉर्ड जोर से हिलने लगा।
हवा में तलवार के हिलने की एक बड़ी आवाज के साथ लाइट विंड स्वॉर्ड से एक चमकदार चांदी की रोशनी निकली और तुरंत ही आसपास की घास के सभी टुकड़ों को काटकर चूर्ण में बदल दिया। उस समय जियान चेन की आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी क्योंकि उसका शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। उसके शरीर को पहचानना मुश्किल हो गया क्योंकि एक कान चीरने वाली चीख सुनी जा सकती थी। लाइट विंड स्वॉर्ड ने दर्पण छवियों की एक श्रृंखला में गुना किया क्योंकि यह हर एक दिशा में बाहर की ओर वार करने से पहले हवा में भर गया। उसकी अविश्वसनीय रूप से तेज गति मैदान में हवा के एक बड़े झोंके को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। धीरे धीरे हवा की गति बढ़ गई और कुछ ढीली घास और पत्तियां हवा में उड़ गईं और जियान चेन के चारों ओर घूमने लगीं। यिन हल्की पवन तलवार लगातार तीखी आवाज के साथ बजती रही जबकि ब्लेड की विभिन्न दर्पण छवियां अनगिनत तैरते पत्तों पर वार करती रहीं। ये तेज गति कुछ समय तक चलती रही, फिर जियान चेन अचानक रुक गया। तुरंत ही उसकी गति के कारण जो हवा पैदा हुई थी वह शांत होने लगी। उसके कारण सभी पत्ते अपनी ऊपर की गति खो बैठे और धीरे धीरे वापस जमीन पर गिरने लगे। अगर कोई ध्यान से देखे तो हर पत्ते पर तलवार लिखा हुआ होगा। हर अक्षर अलग अलग आकार का था लेकिन हर एक पर बेहतरीन लिखावट उकेरी गई थी। एक भी अक्षर लापरवाही से नहीं बनाया गया था और हर पत्ते पर कोई बाहरी क्षति नहीं थी। अर्थ सेंट मास्टर बनने की सफलता प्राप्त करने के बाद जियान चेन की तलवार की गति एक बार फिर बढ़ गई थी। जब वह अभी भी एक महान संत मास्टर था तो उसकी तलवार इतनी तेज थी कि वह महान संत मास्टर और यहां तक कि पृथ्वी संत मास्टर दोनों पर बिना किसी परेशानी के दबाव डाल सकती थी। नीला और बैंगनी तलवार क्यूई के साथ वह पृथ्वी संत मास्टरों के खिलाफ खुद का बचाव करने में सक्षम था। पृथ्वी संत मास्टर बनने के बाद अगर जियान चेन अब अपनी नीला और बैंगनी तलवार क्यूई का उपयोग करता है तो एक भी पृथ्वी संत मास्टर उसके खिलाफ खुद को नहीं रोक पाएगा। अपने आसपास लहराते पेड़ों के पत्तों को देखकर जियान चेन के चेहरे पर शुद्ध खुशी के भाव थे। लाइट विंड स्वॉर्ड को फिर से अवशोषित करने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपने बगल में पानी के आरामदायक कुंड में छलांग लगा दी। खुद को नहलाने के बाद उसने एक नया जोड़ा कपड़े निकाले और तुरंत उस जगह से निकलने से पहले तैयार हो गया। आधे दिन बाद जियान चेन वालोरेंट शहर में वापस आ गया जहां तियानकिन कबीला था। कबीले के परिसर के दरवाजे से गुजरते हुए उसने किन जियाओ और मिंगडोन को अपनी ओर भागते हुए देखा। उन दोनों को पहले से ही उसके लौटने की सूचना मिल गई थी। भाई जियान चेन, तुम आखिरकार लौट आए। 1 दर्जन दिन या उससे ज्यादा समय के लिए बाहर जाने के बाद मुझे चिंता होने लगी थी। मुझे ये भी डर लगने लगा था कि तुम भाड़े के सैनिकों की सभा में जाने के लिए समय पर वापस नहीं आ पाओगे। जियान चेन के पास पहुंचते ही किन जियाओ हंसा। जियान चेन, तुमने जाने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया। मिंग डोंग ने जियान चेन को घूरते हुए उससे शिकायत की। जियान चेन ने एक पल के लिए मिंग डोंग को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। मिंग डोंग, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। इतने कम समय में तुम पहले ही महान संत मास्टर क्षेत्र तक पहुंच चुके हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें ज्यादा समय लगेगा लेकिन तुम मेरी उम्मीदों से बढ़कर साबित हुए हो। आपके राक्षस कोर के समर्थन और मेरे खाली समय के साथ मैं पूरा समय साधना में बिताने में सक्षम था। बेशक मेरी साधना सामान्य से अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। मिंग डोंग ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। अध्याय 285 प्रस्थान। अचानक किन जियाओ ने आश्चर्य से सीटी बजाए और वह अजीब नजर से जियान चेन को देखने लगा। उसके चारों ओर घूमते हुए किन जियाओ ने एक पल के लिए जियान चेन का निरीक्षण किया और फिर कहा, भाई जियान चेन, आप केवल 1 दर्जन दिनों के लिए परिसर से बाहर गए थे, तो ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है कि आप पहले से बिल्कुल अलग हैं? इस पर मिंग डोंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया और यहाँ मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, इसलिए भाई किन जियो भी महसूस कर सकता है कि जियान चेन काफी अलग है। दोनों आदमियों की बातें सुनकर जियान चेन का दिल धड़क उठा। अगर यह सिर्फ किन जियाओ ने कहा होता तो जियान चेन इसे किसी मजाक की तरह ले सकता था, लेकिन मिंग डोंग ने भी अप्रत्याशित रूप से बदलाव को भांप लिया था। स्थिति अब थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी संत मास्टर बनने की दिशा में सफलता प्राप्त करने के बाद ये दोनों भी इसे महसूस करने में सक्षम हैं? जियान चेन ने मन ही मन सोचा। तभी किन जियाओ ने एक जानकार मुस्कान दी जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो। भाई जियान चेन, उसने फुसफुसाया, इस थोड़े समय में क्या आप किसी युवा लड़की के साथ समय बिताने के लिए कहीं बाहर जा सकते थे? मैंने सुना है कि कुछ पुरुषों ने इस अनुभव के बाद बहुत बड़ा बदलाव देखा है। किन जियाओ ने मुस्कुराते हुए हंसा। एक अचंभित नजर के साथ जियान चेन ने किन जियाओ को एक गंदी नजर से देखा। किन जियाओ, ऐसी बकवास मत कहो।
हंसना जारी रखते हुए किन शियाओ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। भाई जियानचेन, आप काफी असहज लग रहे हैं, क्या मैं सच को सामने ला सकता था? जियानचेन अवाक रह गया। जबकि किन जियाओ काफी ईमानदार और लंबा था, जियानचेन ने नहीं सोचा था कि वह महिलाओं के साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। मिंग डोंग ने जियानचेन को गंभीर नजर से देखा। जियानचेन, मुझे सचमुच लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ अलग है। हंसते हुए जियानचेन ने कहा, तो बताओ, मैं कहाँ अलग हूँ? जियानचेन को करीब से देखते हुए मिंग डोंग उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा जैसे किन जियो ने पहले किया था और अंत में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुस्कुराते हुए जियानचेन ने कहा, तो फिर ये तय हो गया। एक असंबंधित बात पर, भाई किन शियाओ, क्या भाड़े के सैनिकों के शहर के लिए हमारे रवाना होने की तारीख तय हो गई है? विषय में इस परिवर्तन के साथ किन शियाओ ने खुद को सीधा किया, तारीख तय हो गई है। 3 दिनों के बाद हमारे तियानकिन कबीले और झुया साम्राज्य के भीतर कई अन्य मजबूत संप्रदाय दूसरे राज्य की यात्रा करेंगे, जिसके साथ झुया साम्राज्य संबद्ध है, ताकि वे अपने स्पेस गेट का उपयोग कर सकें। ओह! भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। जियानचेन ने बड़बड़ाया। हालांकि कम से कम 100 लोग जा रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ दर्जन ही वास्तव में भाग लेने जा रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ अंगरक्षक हैं, ताकि भाड़े के सैनिकों की सभा के दौरान कुछ गलत होने की स्थिति में वे भाग ले सकें। किन शियाओ ने कहा। तारीख पर चर्चा होने के बाद जियानचेन और किन शियाओ एक दूसरे से अलग हो गए। मिंग डोन को वापस ले जाकर जियानचेन अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद करते हुए मिंग डोन ने चिंता से जियानचेन को देखने से पहले एक कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। जियानचेन, भाड़े के सैनिकों की सभा शुरू होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहां बहुत खतरनाक होगा और यहां तक कि पृथ्वी के संत मास्टर्स के पास भी वहां बचने का अच्छा मौका नहीं है, क्या तुम्हें इसका एहसास है? हल्की मुस्कान के साथ जियानचेन ने जवाब दिया, मिंग डोन, चिंता मत करो। अगर मैं जाने की योजना बनाता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से जोखिमों को समझता हूं। भले ही मैं शीर्ष रैंक में न पहुंच पाऊं, लेकिन अपनी जान की रक्षा करना ज्यादा समस्या नहीं होगी। जियानचेन खुद पर विश्वास से भरा हुआ था। अतीत में एक महान संत गुरु के रूप में उनकी ताकत पृथ्वी संत गुरुओं के खिलाफ खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। अब जब वह संत हथियारों को नष्ट करने वाली नीली और बैंगनी तलवार आत्माओं की सहायता के साथ बाधा को पार कर चुका था, तो पृथ्वी संत गुरु अब उसके लिए चिंता का विषय नहीं थे। ठीक है, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भाड़े के सैनिकों की सभा ऐसी जगह नहीं है जहां मुझे भाग लेना चाहिए। हालांकि मेरी ताकत महान संत मास्टर के दायरे तक पहुंच गई है, लेकिन मुझे इस तरह के आयोजन के लिए योग्य होने में काफी समय लगेगा। कम से कम मैं आपके साथ भाड़े के सैनिकों के शहर तक तो जाऊंगा। मिंग डोंग जानता था कि एक महान संत मास्टर के रूप में वह भाग लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अगर वह भाग लेता तो वह केवल खुद को मौत के मुंह में भेज रहा होता। उसके बाद मिंग डोंग जियानचेन के कमरे से चला गया और उसे अपने बिस्तर पर अकेला छोड़ दिया ताकि वह एक बार फिर से खुद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और एक सफेद वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे जियानचेन के कमरे में आया। वह तियानकिन कबीले का मुखिया था। जिस क्षण जियानचेन ने कुलपति को देखा, वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों को सलामी में जोड़कर कहा, मैं कुलपति को नमस्कार करता हूं। कुलपति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जब वह अंदर आया तो उसकी आंखें अचानक अकड़ गई और उसने जियानचेन को देखा। उसकी आंखों में एक तरह का झटका था और वह चौंक कर बोल पड़ा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियोएर तुम्हारी इतनी प्रशंसा करती है। भाई जियानचेन न केवल काफी मजबूत है, बल्कि साधना में भी एक प्रतिभाशाली है। भाई जियानचेन की उम्र 25 से ज्यादा नहीं हो सकती, फिर भी तुमने इतने कम समय में ही एक अर्थ सेंट मास्टर बनने की सफलता हासिल कर ली है, ये कितना भयानक है। जियानचेन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, कुलपति की यह खोज अपेक्षित थी। सफलता प्राप्त करने के बाद उसके पूरे शरीर में एक परिवर्तन हुआ था जिससे मिंग डोंग और किन शियाओ, जो दोनों उससे परिचित थे, परिवर्तन को पहचानने में सक्षम हो गए। अत्यंत अनुभवी कुलपति इसे तुरंत पहचान लेंगे। कुलपति किन बहुत दयालु हैं, इसे कुछ भाग्य मिला और इस तरह ये सफल हो सका। जियानचेन ने सिर झुकाया। भाई जियानचेन, चूंकि आपने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, परिवर्तन के बाद आपके शरीर के चारों ओर एक अनोखी उपस्थिति है। जब तक कोई काफी तेज दृष्टि वाला है, वे इसे देख पाएंगे। भाड़े के सैनिकों की सभा के दौरान यह आपके लिए कोई अच्छा लाभ नहीं है। अपने एक हाथ में एक छोटी सी किताब निकालते हुए कुलपति ने कहा, यह आपकी उपस्थिति को छिपाने का एक तरीका है।
जब आप इस विधि को सीख लेंगे तो आप अपनी उपस्थिति को छिपाने में सक्षम हो जाएंगे ताकि आप एक पृथ्वी संत गुरु की तरह न दिखें। वास्तव में यह आपकी पूरी ताकत को छिपा देगा। ये निस्संदेह भाड़े के सैनिकों के शहर में आपके लिए एक बड़ी मदद होगी। आखिरकार छिपी हुई ताकत का हर हिस्सा एक और छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है जिसे संभाल कर रखना है। अपनी उपस्थिति को छिपाने के तरीके की यह पुस्तक देखकर जियान चेन की आंखों में खुशी की चमक आ गई। धन्यवाद के एक शब्द के साथ उसने तुरंत कुलपति के हाथों से पुस्तक ले ली। भाई जियान चेन, हम 3 दिन में चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको इसे 3 दिन के लिए उधार लेने की अनुमति देता हूं। उसके बाद कृपया इसे मुझे वापस कर दें। कुलपति ने एक सम्मानित बुजुर्ग के अहंकार के बिना दयालुता से मुस्कुराया। जियान चेन ने सिर हिलाया। 3 दिन में मैं निश्चित रूप से पुस्तक वापस कर दूंगा। कुलपति ने संकोच से भरे चेहरे के साथ पास की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने जियान चेन की ओर देखा। जियान चेन, मैं मूल रूप से यहाँ एक अनुरोध लेकर आया था, क्या आप इसे सुन सकते हैं? कुलपति की आवाज में झिझक सुनकर जियान चेन ने उसकी ओर देखा। कुलपति को मुझसे क्या मतलब हो सकता है? जब तक मुझ में ऐसा करने की क्षमता है तब तक मैं अपने कर्तव्यों से पीछे न हटने की पूरी कोशिश करूंगा। कुलपति अत्यंत गंभीर हो गए और उनकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। ये कार्य आपके लिए कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर संयोग से जियाओर को प्रतियोगिता में कुछ परेशानी आती है तो मैं भाई जियान चेन से विनती करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो मेरे बेटे को बचाने के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। यह सुनकर जियान चेन हंसा। कुलपति, किन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किन शियाओ और मैं पुराने दोस्तों की तरह हैं। भले ही कुलपति ने मुझसे ऐसा करने के लिए न कहा हो, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। क्या ये सही है? तब मैं राहत महसूस करता हूं। भाई जियान चेन, कृपया जल्दी से छिपी हुई उपस्थिति विधि को समझने की कोशिश करें। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। राहत की सांस लेते हुए कुलपति जल्दी से अपने कमरे से चले गए। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। सुबह सुबह किन शियाओ ने जियान चेन को जल्दी से जगा दिया। फिर मिंग डोन के साथ तीनों मुख्य प्रांगण की ओर चल पड़े। जब तक जियान चेन और अन्य 2 लोग वहां पहुंचे, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग एकत्र हो चुके थे। समूह के लगभग आधे लोग 70 वर्षीय बुजुर्ग थे जिन्हें जियान चेन ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके ठीक सामने 4 बड़े उड़ने वाले जादुई जानवर बैठे थे। देखने से लग रहा था कि ये जादुई जानवर क्लास 3 जादुई जानवर स्तर के थे। तियान युआन महाद्वीप में उड़ने वाले जादुई जानवर अत्यंत दुर्लभ खजाने थे। उड़ने वाले जादुई जानवरों को पकड़ना न केवल कठिन था, बल्कि बहुत से लोग उन्हें वश में करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। एक बार सवार हवा में हो जाने के बाद उनका जीवन उड़ने वाले जादुई जानवर को सौंप दिया जाता था। अगर वे हवा में हजारों किलोमीटर तक पागल हो जाएं, तो शायद एक पृथ्वी संत मास्टर भी बच न पाए। क्या ये हो सकता है कि हम एक उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर बैठें? मैंने पहले कभी उस पर सवारी नहीं की है। 4 जादुई जानवरों को देखकर मिंग डोन कुछ उत्साह के साथ चिल्लाया। अध्याय 286, ग्रैंड एल्डर। क्या ये हो सकता है कि हम उड़ने वाले जादुई जानवर की सवारी करने जा रहे हैं? मैंने पहले कभी किसी की सवारी नहीं की है। उड़ने वाले जादुई जानवरों को देखकर मिंग डोन के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखी। फिर उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। मैंने सुना है कि उड़ने वाले जादुई जानवर अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका जंगली स्वभाव किसी भी अन्य जादुई जानवर से ज्यादा मजबूत होता है। अगर संयोग से जादुई जानवर हमें बीच हवा से नीचे फेंक देता है तो हम सभी मौत के मुंह में चले जाएंगे। कुछ ही दूरी पर एक नीली पोशाक पहने युवक ने मिंग डोन को तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, हम कितना काया है। अगर तुम उड़ने वाले जादुई जानवर की सवारी नहीं करना चाहते तो मत करो, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा है। ये सुनकर मिंग डोन ने गुस्से से युवक को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, युवक ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। क्या तुम लड़ना चाहते थे? तो आओ, कोशिश करो और मुझे मारो। युवक बहुत घमंडी था और उसने मिंग डोन को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में भी नहीं देखा। इसके अलावा उसने जियान चेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो मिंग डोन के बगल में था। आसपास के लोग इस हंगामे को उदासीन दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होना नहीं चाहता था। हालांकि युवक की बातों से जियान चेन का चेहरा सिकुड़ गया। इस युवक का अहंकारी स्वभाव कुछ ऐसा था जो जियान चेन को नापसंद था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ा पाता, अचानक एक व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। यह मजबूत दिखने वाला किन शियाओ था जो अचानक युवक के ठीक बगल में आ गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तियान लिंग, तुम बदमाश हो। उसने थूका। मेरे अच्छे दोस्त को गाली देने की हिम्मत करना, तुम्हें एक पिटाई की मांग करनी चाहिए।
किन शियाओ की हथेली कोमल नहीं थी। जब युवक को थप्पड़ मारा गया तो वह तुरंत जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे का वह हिस्सा सूजने लगा था। किन जियाओ ने तियानलिंग को इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी और तुरंत उसके पेट में लात मार दी, जिससे वह युवक दर्द से कराह उठा। अपना मुंह खोलते हुए किन जियाओ ने कहा, तियानलिंग, तुम बहुत घमंडी हो। मेरे भाइयों को गाली देने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, देखते हैं कि तुम फिर से ऐसा करने की हिम्मत करते हो या नहीं। तियानलिंग ने खामोशी से किन शियाओ को देखा। तियानकिन कबीले में किन शियाओ का स्थान बहुत ऊंचा था और वह बहुतों का प्रिय था। वह कुलपिता का बेटा भी था, इसलिए उसे भड़काने की हिम्मत बहुत कम लोग कर सकते थे। बस किन जियाओ, तुम चाहे जो भी कहो, तुम और तियानलिंग एक दूसरे के साथ बड़े हुए हो। बस उसे बाहरी लोगों से दोस्ती क्यों करनी चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बाहरी लोग तुम्हारी बहनों और भाइयों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी किन जियाओ को घूरते हुए आगे बढ़ा। फिर उसकी नजर जियान चेन और मिंग डोन की तरफ गई, इससे पहले कि उसका चेहरा काला पड़ जाए। चाचा। जैसे ही युवक ने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, वह उसकी ओर रेंगने लगा जैसे कि वह उसका रक्षक हो। फिर दोनों की आंखें जियान चेन और मिंग डोन की ओर घृणा भरी नजर से घूम गईं। किन शियाओ ने जब इस आदमी को देखा तो उसने खुद को संयमित किया, लेकिन उसका रवैया खुद नहीं संभला। अपने कार्यों को उचित मानते हुए उसने कहा, अंकल तियान झोउ, आप क्या कह रहे हैं? जियान चेन और मिंग डोन मेरे शपथबद्ध भाई हैं, उन्हें बाहरी कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा मैंने सुना है कि यह मामला कैसे शुरू हुआ। तियानलिंग बिना किसी कारण के परेशानी शुरू करने की कोशिश कर रहा था और पहले मेरे भाइयों को नाराज किया। ये पूरी तरह से उसकी गलती है, बस उसे किसी और को दोष देने का क्या अधिकार है? एक खर्राटे के साथ उस आदमी ने किन शियाओ की बातों को नजरअंदाज कर दिया और फिर जियान चेन और मिंग डोन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तुम दोनों, अभी हम झुया साम्राज्य से निकलने वाले हैं, कृपया जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। उस आदमी ने अपने शब्दों में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाए और उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। ये सुनकर जियान चेन और मिंग डोन दोनों ने आंखें सिकोड़ लीं। यह आदमी ऐसे बोल रहा था जैसे वह खुद कुलपति हो और आदेश दे रहा हो। जियान चेन और मिंग डोन दोनों ही तियानकिन कबीले में 2 महीने से मेहमान थे। अब तक भाड़े के सैनिकों की सभा शुरू होने में सिर्फ आधा महीना बचा था। अगर वे स्पेस गेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उनके लिए इतने कम समय में भाड़े के सैनिकों के शहर तक पहुंचना संभव नहीं होता। उस आदमी के शब्दों ने किन शियाओ को गुस्से से भर दिया और वह गुस्से से घूरते हुए आगे बढ़ा, चाचा तियान झोउ, इसका क्या मतलब है? भाइयों जियान चेन और मिंग डोन को तियानकिन कबीले से भाड़े के शहर की हमारी यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। वे दोनों हमारे कबीले के महान मेहमान हैं, आप उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? महान मेहमान? वह आदमी तिरस्कार में हंसा, आखिर ये दोनों तियानकिन कबीले के महान मेहमान कैसे हो सकते हैं? भतीजे किन शियाओ, तुम्हें हमारे कबीले में इतने संदिग्ध लोगों को वापस नहीं लाना चाहिए। तियानकिन कबीला वालोरेंट शहर का नंबर 1 कबीला है, कोई भी छोटा कबीला नहीं। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम शहर के किसी भी व्यक्ति को वापस ला सको। जियान चेन और मिंग डोन की ओर देखते हुए उस आदमी ने कहा, सौम्यता से काम लो और इस जगह से तुरंत निकल जाओ। यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम्हें इधर उधर भटकना चाहिए। चाचा तियान झोउ, आपने मेरे दोस्तों को शहर के कुछ बेतरतीब ढंग से बेकार लोग कहने की हिम्मत की। तो क्या आपके पीछे के 3 लोग कुलीन हो सकते हैं? आपके अपने शब्दों के अनुसार हमें शहर के बेकार लोगों को अपने तियानकिन कबीले में नहीं लाना चाहिए। किन शियाओ ने बेरुखी से कहा। अगर कोई और व्यक्ति किन शियाओ से अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह बात कर रहा होता तो वे सिरदर्द के साथ जागते। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे किन शियाओ बहुत ज्यादा नकार सकता था, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को रोक सकता था। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा काला पड़ गया। मेरे पीछे के 3 भाई मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह के स्तंभ हैं और 20 साल से भी ज्यादा समय से मेरे साथ काफी यात्राएं कर चुके हैं। हम कई बार जिंदगी और मौत की स्थितियों से गुजरे हैं और यहां तक कि नरक की गहराइयों से निकलकर एक साथ मौत तक दोस्त बने रहे हैं। इसकी तुलना उन लोगों से कैसे की जा सकती है जिन्हें तुमने कबीले के बाहर बेतरतीब ढंग से पाया है? ऐसा कहते हुए वह आदमी एक बार फिर जियान चेन की ओर देखने लगा, तो तुम अभी तक नहीं गए हो? क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र से निकाल दूं? आसपास के लोग अब उन पर ध्यान से नजर रख रहे थे। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, हालांकि जियान चेन मेहमान था। यह एक अपेक्षाकृत अज्ञात मामला था। किन शियाओ और कुछ अन्य लोगों के अलावा बहुत से लोग जियान चेन को नहीं जानते थे। जियान चेन का चेहरा काला पड़ने लगा जब उसने कहा, अगर यह कुलपति की इच्छा है
तो ये तुरंत चला जाएगा, लेकिन तुम जो भी हो, तुम कुलपति की इच्छा का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हारे पास मुझे जाने के लिए कहने की क्या योग्यता है? मेरी बात सुनने से इनकार करने की हिम्मत करके तुम मौत को दावत दे रहे हो। आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि उसके हाथ में सेंट फोस की लहर पैदा हो। आदमी के हाथ में एक चमकदार लाल रंग का ब्लेड दिखाई दिया, जिससे जब भी उसे घुमाया जाता तापमान आसमान छूने लगता। अपना हाथ रोको। जैसे ही वह आदमी जियान चेन पर वार करने वाला था, एक गरिमामयी आवाज अचानक सुनाई दी, जिससे सभी लोग तियानकिन कबीले के बैंगनी वस्त्र पहने मुखिया की ओर देखने लगे जो उनकी ओर आ रहा था। कुलपति को चलते देख उस आदमी ने धीरे धीरे अपने पवित्र हथियार को फिर से ग्रहण किया। एक जहरीली नजर से उस आदमी ने जियान चेन को देखा। मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, अब तियानकिन कबीले को छोड़ दो। जियान चेन की आंखों में एक ठंडी सी चमक थी, क्योंकि धीरे धीरे उसमें से हत्या करने की भावना बाहर आ रही थी। जियान चेन के चेहरे पर भी तिरस्कार की एक झलक थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी एक पृथ्वी संत गुरु था, और एक अग्नि संत गुरु भी। उसका एक भी वार बहुत भारी होगा, लेकिन फिर भी जियान चेन ने इसे अपने लिए खतरे के रूप में नहीं देखा। मिंग डोन के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों ने उसे खुशी से भर दिया था, यहां तक कि किन जियो भी काफी परेशान दिख रहा था। कुलपति को सिर्फ किन शियाओ पर एक नजर डालने की जरूरत थी, ताकि पता चल सके कि अभी क्या हुआ था। एक गहरी नजर से वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखने लगा। तियान झोउ, भाई जियान चेन हमारे तियानकिन कबीले के एक सम्मानित अतिथि हैं, तुम उनके साथ इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? तियान झोउ नामक व्यक्ति ने जियान चेन और मिंग डोन पर एक तिरछी नजर डालने से पहले नाक भान सिकोड़ी। बड़े भाई किन, आपको भतीजे किन शियाओ के रवैये के बारे में कब पता चलेगा? बेतरतीब ढंग से घूमना और ये दिखावा करना कि दो युवा पीढ़ी के लोग हमारे सम्मानित अतिथि हैं। अगर तियानकिन कबीला आज के बड़े भाई तियानमिन के कुलपति के रूप में अलग होता, तो हमारे कबीले में कोई भी बेतरतीब व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि हमारा तियानकिन कबीला किसी कारण से दो बाहरी लोगों को स्पेस गेट के माध्यम से भाड़े के शहर में प्रवेश करा रहा है। बड़े भाई किन, क्या आपको एहसास नहीं है कि स्पेस गेट का उपयोग करने की कीमत कितनी महंगी है? अपना मुंह बंद करो। कुलपति का चेहरा गंभीर हो गया। तियान झोउ, तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो? तियान झोउ, ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया में तुम्हारे समय ने तुम्हें पहले से भी अधिक संकीर्ण सोच वाला बना दिया है। भाई जियान चेन हमारे तियानकिन कबीले के एक सम्मानित अतिथि हैं। हमारे अतिथि के साथ इस तरह के व्यवहार से हमारी प्रतिष्ठा कैसे धूमिल नहीं होगी? जल्दी करो और भाई जियान चेन से तुरंत माफी मांगो। कुलपति ने गुस्से से चिल्लाया। जैसा बाप वैसा बेटा। क्या तुम चाहते हो कि मैं युवा पीढ़ी से माफी मांगूं? ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, तियान झोउ ने घमंड से कहा। मानो वह एक उच्च और शक्तिशाली कबीले का नेता था। उसने कुलपिता को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। इसके साथ ही वह हवा में उछला और उड़ते हुए जादुई जानवरों में से एक की पीठ पर उतरा। फिर उसके पीछे के 3 लोगों ने भी ऐसा ही किया और उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर उतर गए। तियान झोउ को दूसरों के प्रति इतना विनम्र देखकर तियानकिन कबीले के मुखिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गुस्से में उसकी छाती जोर जोर से धड़कने लगी, जिससे पता चलता था कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। किन जियाओ जियान चेन के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, वह आदमी चाचा तियान झोउ है। वह तियान परिवार का हिस्सा है और तियानकिन कबीले में एक उच्च पद रखता है, जो लगभग मेरे पिता जितना ही शक्तिशाली है। वह कई सालों से बाहरी दुनिया में यात्रा कर रहा है और 2 दिन पहले ही कबीले में लौटा है। ऐसा लगता है कि उसे यहाँ तुमसे कोई बड़ी शिकायत है। भविष्य में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह एक पृथ्वी संत गुरु है। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सावधान रहूंगा। ठीक उसी समय काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति आसमान से नीचे उतरा और किसी तरह जमीन से 10 मीटर ऊपर तैरता हुआ वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगा। हम ग्रैंड एल्डर को देख रहे हैं। जैसे ही सभी ने इस बुजुर्ग को देखा, कबीले के परिसर में सभी ने गहराई से सिर झुकाया। यहां तक कि तियान झोउ, जो उड़ते जादुई जानवर पर बैठा था, तुरंत सम्मानपूर्वक झुकने के लिए उठ खड़ा हुआ। एक स्वर्ग संत गुरु। तैरते हुए बुजुर्ग को देखकर जियान चेन की पुतलियां चौंककर फैल गईं। इस तियानकिन कबीले को अप्रत्याशित रूप से एक स्वर्ग संत गुरु विशेषज्ञ मिल गया था। बुजुर्ग ने तियानकिन कबीले के मुखिया और तियान झोउ दोनों को देखा और फिर पास में खड़े किन शियाओ को देखा। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। जैसे ही उसकी नजर जियान चेन पर पड़ी, उसके चेहरे पर अत्यधिक अविश्वास की झलक दिखी, लेकिन वह जल्द ही उसकी आंखों से छिप गई। सांस छोड़ते हुए बुजुर्ग की नजर एक बार फिर जटिल हो गई।
खुशी के साथ साथ पछतावा भी देखा जा सकता था, लेकिन फिर एक उत्सुकता भरी उम्मीद भी देखी जा सकती थी, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। तियानझो किन यिशिंग, बुजुर्ग बोला। मैं बड़े बुजुर्ग के आदेश पर हूं। कुलपति और तियानझो दोनों ने कहा। हमारे पूर्वजों से तियानकिन कबीले की सबसे पहली शिक्षाएं कुछ ऐसी हैं जिन्हें तुम दोनों को समझना चाहिए। अगर तुम दोनों तियानकिन कबीले को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। बुजुर्ग ने शांति से बात की, लेकिन जब दोनों पुरुषों ने उन शब्दों को सुना, तो उनके दिल डर से कांप उठे। महापुरुष को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करते हैं और तियानकिन कबीले की भावनाओं की रक्षा करेंगे, कुलपति ने कहा। तियानझोऊ ने अपना सिर झुकाया। मैं, तियानझोऊ, पूर्वजों की शिक्षाओं का सम्मान करता हूं और कबीले की भावनाओं की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। क्या सब लोग आ गए हैं? हर कोई यहाँ है, ग्रैंड एल्डर, कुलपति ने तुरंत कहा। तो फिर चलो अब चलें। उसके बाद सभी लोग उड़ते हुए जादुई जानवर की पीठ पर चढ़ गए। उनमें से प्रत्येक पर दर्जनों लोग थे, कुल मिलाकर प्रत्येक जानवर पर 40 लोग थे। मिंग डोंग और जियान चेन दोनों एक ही जादुई जानवर पर बैठे थे और उनके साथ ही उसकी पीठ पर 7 अन्य लोग बैठे थे। अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए उड़ता हुआ जादुई जानवर तुरंत हवा में उड़ गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। तियानकिन कबीले के सबसे बड़े बुजुर्ग ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वह अकेले ही उड़ रहा था, मानो वह व्यक्तिगत रूप से उनकी यात्रा की निगरानी कर रहा हो। अध्याय 287 अंतरिक्ष द्वार। उड़ता हुआ जादुई जानवर कई किलोमीटर तक तेज गति से हवा में ऊपर उठा, जबकि ग्रैंड एल्डर अकेले ही उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह उन सभी की रक्षा करने के लिए वहां था, ताकि उड़ने वाला जादुई जानवर नियंत्रण से बाहर हो जाए। हालांकि यह कोई आम बात नहीं थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर सवार तियानकिन कबीले के सदस्य थे और कबीले का भविष्य थे। ग्रैंड एल्डर नहीं चाहते थे कि वे किसी दुर्घटना का शिकार हों। एक उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर बैठे हुए जियान चेन की अभिव्यक्ति काफी जटिल थी। उसका मन हुआ यू संप्रदाय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जिसने उसे अपने घर से भागने के लिए मजबूर किया था। उस समय ये चांग बाई ही था जिसने लो सिटी से उड़ने वाले जादुई जानवर को भगाया था। फिर उसने अपनी बेहद प्यारी माँ बी यूनटियन और अपनी सुंदर फूल जैसी दूसरी बहन चांगयांग मिंग्यू के बारे में सोचा। फिर उसके मजबूत सबसे बड़े भाई चांगयांग हु और कबीले के हमेशा सम्मानित पिता और नेता चांगयांग बा भी थे। उनकी हर छवि अचानक जियान चेन के दिमाग में चमक उठी और साथ ही चांगयांग हवेली में बिताए समय की कुछ और यादें भी। हुआ यून संप्रदाय। जियान चेन ने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं। वह उनके कारण गेसुन साम्राज्य से भागने के लिए मजबूर हो गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि हुआ यून संप्रदाय के पास राज्य के भीतर इतनी शक्ति थी और उनके रैंक में कम से कम 2 स्वर्ग संत गुरुओं की भर्ती थी। इसने गेसुन साम्राज्य के शाही परिवार को भी उसकी मदद करने में असमर्थ बना दिया था और चांगयांग कबीले कुछ भी करने में असमर्थ थे। हुआ यू संप्रदाय, बस मेरे लौटने का इंतजार करो, मैं, जियान चेन, इसे ठीक करने के लिए वापस आऊंगा। इन सालों ने मुझे एक भटकने वाले व्यक्ति में बदल दिया है, जिसके पास कोई घर नहीं है। ये कर्ज मैं तुम्हें लौटा दूंगा। जियान चेन की आंखों में भयानक शक्ति चमक उठी। वह जानता था कि जब वह एक पृथ्वी संत गुरु था और उसके साथ तलवार आत्माएं थीं, तो कोई भी पृथ्वी संत गुरु उसे धमकी नहीं दे सकता था, लेकिन स्वर्ग संत गुरु कुछ ऐसे थे जिनके खिलाफ जियान चेन को परेशानी होगी। पृथ्वी संत गुरु क्षेत्र के बाद प्रत्येक क्षेत्र एक नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अंतहीन महासागर को पार करने जैसा था। अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था और इसे आसानी से वर्णित नहीं किया जा सकता था। हेवन सेंट मास्टर के अंदर सेंट फोर्स की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वे इसे खुद को सहारा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि वे कई किलोमीटर तक हवा में उड़ते थे और कभी भी खत्म नहीं होते थे। यह तभी संभव था जब वे एक लंबी और गहन लड़ाई से गुजरे हों, तभी उनकी सेंट फोर्स को असर महसूस होने लगा था। जियान चेन उड़ते हुए जादुई जानवर के ऊपर बैठा रहा, जबकि हवा उसके कानों के पास से गुजर रही थी, जिसकी ध्वनि गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सभी के कानों को प्रभावित किया। रास्ते में कुछ ही दूरी पर कई समूह के लोग अपने अपने उड़ने वाले जादुई जानवरों पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इनमें से हर एक व्यक्ति झुया साम्राज्य के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति था और प्रत्येक प्रमुख समूह के पीछे एक स्वर्ग संत गुरु था जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीछे चल रहा था। इन स्वर्ग संत गुरुओं और तियानकिन कबीले के ग्रैंड एल्डर ने एक दूसरे को विनम्र अभिवादन किया, जैसे कि वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, और फिर साथ साथ अपनी यात्रा जारी रखी। भाड़े के शहर में जाने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति के पास उड़ने वाले जादुई जानवर तक पहुंच नहीं थी। बहुत नीचे जमीन पर अनगिनत समूह जादुई जानवरों पर या बड़ी संख्या में पैदल यात्रा कर रहे थे।
प्रत्येक समूह की संख्या 100 से अधिक थी, जबकि उनके पीछे धूल उड़ रही थी, जिससे दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे नीचे एक बड़ा गंदगी के रंग का ड्रैगन था। आधे दिन बाद सभी लोग झूया साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकल आए। एक और दिन के समय के साथ वे आखिरकार उस राज्य में पहुंच गए जिसके पास अंतरिक्ष द्वार था, जिसे दाजोव साम्राज्य कहा जाता था। मैंने अपने पिता को एक बार कहते सुना था कि एक समय था जब दाजोव साम्राज्य स्वर्ण युग में था, जहां इसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि यह 3 महान साम्राज्यों के साथ महान मित्र बन सकता था। तब स्पेस गेट को अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षक ऑफ द रिंग ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जब रक्षक ऑफ द रिंग चले गए तो दाजोव साम्राज्य धीरे धीरे कम होने लगा और फिर आज की तरह एक अस्पष्ट और छोटा साम्राज्य बन गया। किन जियाओ ने जियान चेन को समझाया। जियान चेन केवल एक शक्तिशाली साधक की असीम शक्ति पर आहें भर सकता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य भी एक शक्तिशाली साधक के चले जाने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि दाजोव साम्राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन उसके पास मौजूद क्षेत्र की मात्रा वही रही। उड़ने वाले जादुई जानवरों को दाजोव साम्राज्य के शाही शहर तक पहुंचने में दिन का एक अच्छा हिस्सा लग गया। जादुई जानवरों पर सवार लोगों की बड़बड़ाहट शहर के पास पहुंचने पर तेज होने लगी। जियान चेन देख सकता था कि उनके पीछे कम से कम 10 स्वर्ग संत गुरु एक साथ उड़ रहे थे। इसके अलावा अभी भी एक और स्वर्ग संत गुरु एक उड़ते जादुई जानवर पर सवार था, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था। ये लोग अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों से थे, जहां वे सत्ता के विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक भाड़े के सैनिकों के शहर की ओर जाने की योजना बना रहा था। तियानकिन कबीले के समूह को ग्रैंड एल्डर द्वारा शाही महल के बाहर ले जाया गया। फिर एक बख्तरबंद व्यक्ति ग्रैंड एल्डर का सौहार्दपूर्ण अभिवादन करने के लिए बाहर आया और सभी को आराम करने के लिए एक प्रांगण के अंदर ले गया। अंतरिक्ष द्वार 2 दिन में खुल जाएगा, अगले 2 दिन आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन इधर उधर न भटकें। यह अभी भी दाजोव साम्राज्य का शाही महल है, अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो कबीला आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ग्रैंड एल्डर ने जाने से पहले सभी को चेतावनी दी। तियानझोऊ ने जियान चेन को घूर कर देखा और फिर खर्राटे लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि वह जियान चेन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन वह जियान चेन की तरह ही शाही महल में था, इसलिए अब उसने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। किन जियाओ जियान चेन के पास गया और कुछ चिंता के साथ बोला, जियान चेन, तियानझोऊ भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेगा, अगर तुम उससे मिलो तो कृपया सावधान रहना। जियान चेन ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगले 2 दिन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे, क्योंकि पूरा तियानकिन कबीला शाही महल द्वारा उन्हें दिए गए प्रांगण में आराम करते हुए अच्छा व्यवहार कर रहा था। उनमें से एक भी व्यक्ति अनावश्यक परेशानी पैदा करने के डर से प्रांगण से बाहर नहीं गया। हालांकि दाजोव साम्राज्य स्थिर हो रहा था, फिर भी यह राज्य अन्य राज्यों को भयभीत करने में सक्षम था। 2 दिन बाद तियानकिन कबीले के लोग ग्रैंड एल्डर का अनुसरण करते हुए प्रांगण से बाहर निकले और महल के विशाल मंडपों के बीच से होते हुए अंततः एक बड़े मैदान के सामने रुके। यहां पहले से ही बहुत सारे लोग जमा थे। कम से कम 1000 से ज्यादा लोग इस जमीन के टुकड़े पर घनी भीड़ में जमा थे। जियान चेन ने अपना सिर झुकाया तो उसे लगभग 100 मीटर की परिधि में फैला एक भारी घेरा हुआ क्षेत्र दिखाई दिया, जिसके ठीक सामने बहुत सारे लोग रुके हुए थे। मैंने सुना है कि राज्य के रक्षक ने कई साल पहले इस अवरोध को हटा दिया था। यह इतना बड़ा है कि इतने सालों बाद भी कोई इसे तोड़ नहीं पाया है। अफवाहें कहती हैं कि जब दाजोव साम्राज्य युद्ध में था तो एक संत शासक चुपके से दाजोव साम्राज्य में घुस आया ताकि इस अवरोध पर हमला कर सके और स्पेस गेट को छीन सके। दुर्भाग्य से अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह अवरोध को भी नहीं तोड़ पाया और हारकर ही पीछे हट सका। दाजोव साम्राज्य के रक्षक बहुत शक्तिशाली थे। वे लंबे समय से तियान युआन महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े हैं। वे जो अवरोध बना सकते थे वे किसी भी संत शासक के लिए अटूट थे। मैंने सुना है कि दाजोव साम्राज्य के रक्षक बहुत समय पहले शिखर पर पहुंच चुके थे। जब वे गायब हो गए तो वे अंतिम बाधा को पार करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये देखते हुए कि कई 100 साल बीत चुके हैं, ऐसा लगता है कि वे उस सफलता को प्राप्त करने से पहले ही हार गए थे। राज्य के अद्वितीय रक्षक ने बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ दिया है। ये कितनी शर्म की बात है। इस तरह के विशेषज्ञ का दुनिया को छोड़कर चले जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके आसपास खड़े लोग आपस में इस बाधा के बारे में बात करने लगे। उनमें से कई लोग इस बाधा को सम्मान और श्रद्धा से देखते हुए केवल आहें ही भर पाए। जब एक संत शासक भी इस बाधा को तोड़ने में सक्षम नहीं था तो दाजोव साम्राज्य के रक्षक कितने शक्तिशाली थे। एक व्यक्ति ने अविश्वास में फुसफुसाया। अचानक पूरी भीड़ शांत हो गई, मानो सभी ने एक साथ अपना मुंह बंद कर लिया हो।
चुप्पी के बाद 5 सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग अचानक आसमान से नीचे उतरे। इससे जियान चेन को लगा कि मानो ये लोग अमर हैं और नश्वर तल पर उतर रहे हैं। इन 5 बुजुर्गों ने बैरियर पर 5 अलग अलग बिंदुओं पर कदम रखा, इससे पहले कि जमीन पर 5 सितारों की एक श्रृंखला चमकने लगे। इस समय बीच में बैठे बुजुर्गों में से एक ने अपने हाथ ऊपर उठाए। पिछली बार से 50 साल हो गए हैं। आज हम एक बार फिर मिलते हैं और अगली बार हम स्पेस गेट पर अवरोध को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए एक गुप्त विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हर कोई भाड़े के शहर की यात्रा करने में सक्षम होगा। स्पेस गेट का उपयोग करने का तरीका सभी को परिचित होना चाहिए, इसलिए हम इसे समझाने में और समय नहीं लगाएंगे। इसके बाद 5 बुजुर्गों ने अवरोध को खोलना शुरू कर दिया। एक एक करके लोग धीरे धीरे ऊर्जा की उस विशाल लहर की ओर बढ़ने लगे जो अंतरिक्ष द्वार थी। बस इसी तरह हर कोई नजरों से ओझल हो गया। जल्दी ही तियानकिन कबीले की बारी आ गई। इस समय जियान चेन आखिरकार स्पेस गेट को देख सकता था जो पहले अवरोध द्वारा छिपा हुआ था। स्पेस गेट 3 मीटर ऊंचा था और स्पेस गेट के चारों ओर घूमने वाली ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि इसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया। यह क्षेत्र बहुत स्थिर नहीं लग रहा था और प्रकाश रहस्यमय चमक के साथ तीव्र किरणों में चमक रहा था। स्पेस गेट के नीचे एक रहस्यमय मैट्रिक्स था जिसके मैट्रिक्स के कुछ बिंदुओं पर कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर थे। इन मॉन्स्टर कोर के प्रत्येक सप्लाई पॉइंट ने स्पेस गेट को खुलने पर सहारा दिया था। यह एक प्रकार का पोर्टल था जो अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देता था और 2 अलग अलग स्थानों को जोड़ता था तथा इसका उपयोग अंतहीन महासागर को पार करने के लिए किया जा सकता था। अध्याय 288 भाड़े के सैनिकों के शहर में पहुंचना। स्पेस गेट उपयोग के लिए खुला था, लेकिन यह निःशुल्क नहीं था। हर एक व्यक्ति को कुछ क्लास 5 मॉन्स्टर कोर सौंपने थे। जबकि संख्याएं अलग अलग थीं, औसत व्यक्ति अंत में केवल एक क्लास 5 मॉन्स्टर कोर सौंपता था। इस तरह की एंट्री कीमत से ब्लू विंड किंगडम में जिया कबीले और तियानहुआ संप्रदाय को भुगतान करना मुश्किल हो जाता, लेकिन यह वह जगह थी जहां विभिन्न राज्यों के कई विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे, साथ में स्वर्ग के संत मास्टर भी होते थे। कुछ क्लास 5 मॉन्स्टर कोर ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे महंगा मानते। तियानकिन कबीले के 40 आदमी मौजूद थे, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ यात्रा के लिए अंगरक्षक थे। तो सच में सिर्फ 10 या उससे ज्यादा आदमी ही वास्तव में भाड़े के शहर जा रहे थे। ग्रैंड एल्डर ने समूह को स्पेस गेट तक ले जाया और अपने पीछे खड़े लोगों पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह कई क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को स्वर्ग संत मास्टर को दे दे जो उस पर नजर रखे हुए थे। यहाँ कुल 9 लोग हैं और हमारे पास 9 मॉन्स्टर कोर भी हैं। दाजो साम्राज्य के स्वर्गीय संत मास्टर ने मुस्कुराते हुए राक्षस कोर ले लिया। आप प्रवेश कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपके बीच एक संतोषजनक प्रतियोगिता होगी। ग्रैंड एल्डर ने अंतरिक्ष द्वार से गुजरने से पहले स्वर्ग के संत मास्टर से कुछ और विनम्र शब्द कहे। एक ही कदम से वह तियान युआन महाद्वीप के दूसरी ओर हजारों मील पार करने में सक्षम था। इसके बाद जियान चेन और मिंग डोंग ने अंतरिक्ष द्वार के माध्यम से क्रमिक रूप से किनजियो का पीछा किया। ग्रैंड एल्डर तियान झो और उसके 3 भाड़े के दोस्तों मिंग डोंग, जियान चेन और किन शियाओ के अलावा एक और ठंडा दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले कभी मुस्कुराया ही न हो। उसकी दोनों आंखें बेहद ठंडी थीं और उनमें एक खतरनाक चमक थी। जियान चेन, उस आदमी का नाम किनजुए है। हालांकि वह तियानकिन कबीले का प्रत्यक्ष वंशज नहीं है, वह बाहरी दुनिया से आया एक परित्यक्त शिशु था जिसे मेरे पिता ने उठाया था। बाहर से वह ठंडा और अलग थलग है, लेकिन क्योंकि उसका पालन पोषण तियानकिन कबीले ने किया था, इसलिए उसका दिल हमारे प्रति वफादार है। इसके अलावा साधना और शक्ति में उसकी प्रतिभा के साथ साथ उसकी कड़ी मेहनत के कारण वह 3 साल पहले एक अर्थ सेंट मास्टर बन गया। किन जियाओ ने जियान चेन से धीमी आवाज में बात की, उसके चेहरे पर अत्यधिक प्रशंसा का भाव था। इसके साथ ही तियानकिन कबीले ने स्पेस गेट को पार कर लिया। जिस क्षण जियान चेन ने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि दूसरी तरफ पहुंचने से पहले उसे ऊर्जा की एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत ने ढांक लिया था। वह घने जंगल में दिखाई दिया जहां सैकड़ों लोग पहले से ही इकट्ठे थे। वे स्पेस गेट से होकर गुजरे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में स्पेस गेट जैसी रहस्यमयी चीज होगी। इस स्पेस गेट को बनाने वाले असाधारण विशेषज्ञ ने किस तरह के अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। जियान चेन ने प्रशंसा में आह भरी। वह इस तरह के लक्ष्य तक पहुंचने की बहुत इच्छा रखता था और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब वह इस स्तर तक पहुंच जाएगा। चलो चलें, भाड़े का शहर हमारे सामने ही है। सभी के आने का इंतजार करने के बाद ग्रैंड एल्डर ने समूह को जंगल से बाहर निकाला।
चूंकि जादुई जानवरों को स्पेस गेट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हर कोई केवल पैदल ही जा सकता था। इस तथ्य के बावजूद यात्रा की गति काफी तेज थी। जंगल बहुत बड़ा नहीं था। जब वे वहां से निकले तो वे एक मैदान में पहुंचे जहां जियान चेन के समूह जैसे कई लोग थे जो भाड़े के शहर की ओर जा रहे थे। समय समय पर जादुई जानवरों पर सवार कुछ अन्य समूह वहां से गुजरते थे, जिससे हवा में धूल उड़ती थी। कुछ अन्य लोग भी कुछ उड़ने वाले जादुई जानवरों पर सवार होकर आकाश में उड़ रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा तब था जब जियान चेन के समूह ने पहली बार तियानकिन कबीले को छोड़ा था। अब उनकी यात्रा में एकमात्र अंतर ये था कि वे उड़ने के बजाय पैदल चल रहे थे। सड़क पर तियान झो जियान चेन की पीठ पर ठंडी निगाह से देखता रहा। अगर उसे ग्रैंड एल्डर की चिंता न होती तो तियान झो शायद उस पर हमला कर देता। ये देखकर कि जियान चेन उसे कैसे अनदेखा कर रहा था, जैसे कि उसने तियान झो के अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया था, तियान झो इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीसना शुरू कर दिया। उसका दिल सचमुच चाहता था कि जियान चेन कुछ विरोधाभासी कहे, इस तरह तियान झो उसे सबक सिखा सकेगा। 4 घंटे बाद ग्रैंड एल्डर ने आखिरकार पूरे समूह को मर्सेनरी सिटी तक पहुंचाया। मर्सेनरी सिटी एक बहुत बड़ा शहर था जो जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। मर्सेनरी सिटी और दूसरे शहरों के बीच सिर्फ इतना फर्क था कि यहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई भी किसी भी दिशा से शहर में प्रवेश कर सकता था। इसके बजाय शहर के चारों ओर एक विशाल सुनहरा अवरोध था जो मर्सेनरी सिटी की रक्षा करते हुए मन चमक रहा था। मैं चाहता हूं कि हर कोई याद रखे कि चाहे कुछ भी हो, भाड़े के सैनिकों के शहर में लड़ाई शुरू न करें, नहीं तो आपको कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। शहर में कई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम अपमानित नहीं कर सकते, इसलिए आपको यह एक नियम याद रखना चाहिए। ग्रैंड एल्डर ने उस समूह से सख्ती से बात की जिसका वह नेतृत्व कर रहा था। हाँ, बड़े बुजुर्ग, सभी पुरुषों ने आदरपूर्वक चिल्लाकर कहा। इसके साथ ही सभी लोग भाड़े के शहर में चले गए। हालांकि वहां कोई दीवार नहीं थी, लेकिन शहर का अंदरूनी हिस्सा किसी भी अन्य शहर से बहुत अलग नहीं था। शहर भर में कई दुकानें और शराबखाने एक साथ भरे हुए थे। भाड़े के सैनिकों का जमावड़ा अगले आधे महीने के बाद शुरू होने वाला था, इसलिए तियानकिन कबीले ने एक सराय में अस्थायी निवास स्थान बना लिया था। अगले दिन किन शियाओ, जियान चेन और मिंग डोन सभी शहर में घूमने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन ही ग्रैंड एल्डर गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे वह तब हुआ था जब वे दाजोउ साम्राज्य के शाही महल में वापस आए थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया था, लेकिन उसने किसी को कहीं जाने से नहीं रोका था। अगले कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन मर्सेनरी सिटी में लोगों की संख्या बढ़ती गई। हर एक सराय पूरी तरह से लोगों से भरी हुई थी और शहर के बाहर कई तंबू भी लगाए गए थे। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। उस सुबह ग्रैंड एल्डर आखिरकार एक बार फिर तियानकिन कबीले के सामने प्रकट हुए और समूह को भाड़े के शहर के केंद्र में ले गए। मिंग डोन, अगले कुछ दिन आराम करो और सावधान रहो, जियान चेन ने जाते समय मिंग डोन को आवाज दी। मिंग डोन ने उसके कंधों पर थपथपाने से पहले अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूं, सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित वापस आएं। मैं आपका इंतजार करूंगा। ग्रैंड एल्डर ने मिंग डोन की ओर देखा। भाड़े के सैनिकों का शहर एक बेहद सुरक्षित शहर है। आपको इससे ज्यादा सुरक्षित शहर कभी नहीं मिलेगा। बस याद रखें, भाड़े के सैनिकों के शहर में लड़ाई शुरू न करें, चाहे कुछ भी हो, वरना कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। मैं चेतावनी के लिए बड़े साहब को धन्यवाद देता हूं। मिंग डोन ने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े। समूह जल्दी से भाड़े के शहर के केंद्र में पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ा चौक था, लेकिन इसमें पहले से ही बहुत से लोग भरे हुए थे। जियान चेन केवल अनुमान लगा सकता था कि वहां कम से कम 1 लाख लोग होंगे। बीच में एक 50 मीटर ऊंचा टॉवर था जिस पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की एक जीवंत मूर्ति थी। इसमें एक रहस्यमय आकर्षण था जिससे ऐसा लगता था जैसे कोई वास्तविक व्यक्ति पत्थर बन गया हो। इसकी उंगली दूर क्षितिज की ओर इशारा कर रही थी, मानो आकाश को भेदने की कोशिश कर रही हो। मूर्ति के चारों ओर के पूरे क्षेत्र में कुछ बुजुर्ग लोग, साथ ही कुछ मध्यम आयु वर्ग के असाधारण व्यक्तित्व वाले पुरुष मूर्ति को बड़े सम्मान और थोड़े भय के साथ देख रहे थे। क्या यह मूर्ति मर्सेनरी सिटी के संस्थापक की हो सकती है? मैंने सुना है कि संस्थापक अविश्वसनीय ताकत वाला व्यक्ति था और उसे स्वर्ग के नीचे एक आदर्श व्यक्ति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से वह कई सालों से लापता है। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जब तियान युआन महाद्वीप पर अराजकता का युग आया तो सैकड़ों जातियों का सामना करने के बाद मानवता विलुप्त होने के कगार पर थी। लेकिन जब मानवता अपने अंतिम पड़ाव पर थी तो दुनिया को चौंका देने वाली पर्याप्त शक्ति वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति उन सभी जातियों के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रकट हुआ।
अंत में मानवता के दुश्मनों को भगा दिया गया और इस तरह महाद्वीप के मनुष्यों को बचाया गया। इस उद्धारकर्ता ने फिर भाड़े के सैनिकों का शहर स्थापित किया और महाद्वीप के भीतर भाड़े के सैनिकों के विकास को बढ़ावा दिया। प्राचीन अभिलेखों में ये भी कहा गया है कि भाड़े के शहर के संस्थापक का नाम मो युनटियन था। उन्हें अब तक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता था। उनके बारे में बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, संभवतः उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया था। अब तक मो युनटियन के युग को 1 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने लंबे समय तक जीने में सक्षम नहीं है। ये शर्म की बात है कि एक सहस्राब्दी में एक बार आने वाली यह प्रतिभा पूर्व निर्धारित अंत से अलग नहीं हो पाई। चौक में कहीं से भी कोई भी बुजुर्गों को इस पर चर्चा करते हुए देख सकता था। हर बुजुर्ग उस मूर्ति की ओर श्रद्धा से देख रहा था, और यहां तक कि सबसे बड़े बुजुर्ग भी अपवाद नहीं थे। अध्याय 289 मिंग डोन का आह्वान। यह देखकर कि हर कोई बात कर रहा था, जियान चेन ने भी बड़ी मूर्ति की ओर देखा। अचानक नीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग आसमान से नीचे उतरा। उसके चेहरे की विशेषताएं कुछ खास नहीं थीं, लेकिन जिस क्षण वह प्रकट हुआ, हवा में मौजूद विश्वसार अचानक शांत हो गया। उस पर बहुत ज्यादा दबाव था, जिससे वहां मौजूद हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका दिल रुक जाएगा। जब बुजुर्ग प्रकट हुए तो बाकी सभी लोगों ने अचानक बातचीत बंद कर दी और चुप्पी साध ली। बुजुर्ग हवा में तैर रहे थे, स्वर्ग के संत गुरुओं के सिर से भी ऊपर खड़े थे। एक बुजुर्ग आवाज में उन्होंने कहा, मैं अब घोषणा करता हूं कि भाड़े के सैनिकों की द्विशताब्दी सभा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। हर प्रतिभागी को खड़ा रहना चाहिए, जबकि हर दूसरे व्यक्ति को पीछे हट जाना चाहिए। बुजुर्ग के शब्दों के साथ ही भीड़ में अचानक हलचल होने लगी, क्योंकि नियमों के अनुसार उम्र से अधिक उम्र के लोग तुरंत वहां से हटने लगे। जियान चेन, अपना ख्याल रखना, मिंग डोंग ने जमीन पर जाने से पहले जियान चेन से कहा। जैसे जैसे लोगों की संख्या कम होती गई, वहां अभी भी कई हजार लोग बचे रहे। ये देखकर कि उसके सामने लोगों की भीड़ कम होने लगी है, बुजुर्ग ने फिर से कहा, भाड़े के सैनिकों की सभा में 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भाग लेने की अनुमति है। अगर 50 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति भाग लेने की कोशिश करता है तो उसे बैरियर से कड़ी सजा मिलेगी और उसे मार दिया जाएगा। जो लोग 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं वे अभी चले जाएं। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। इसके बाद कई सौ लोग असंतोष की मुद्रा में धीरे धीरे समूह से बाहर चले गए। जब सभी अंतिम लोग चले गए तो बुजुर्ग ने अपनी आस्तीनें लहराई, जिससे कई सौ काले टोकन नीचे खड़े हजारों लोगों की ओर उड़ गए। जियान चेन ने एक टोकन को पकड़ लिया जो उसके पास आया। यह उसकी हथेली के आकार का था और उसे एक अज्ञात पदार्थ से बनाया गया था। यह अस्वाभाविक रूप से कठोर था और आसानी से टूटने वाला नहीं लग रहा था। इसके अलावा इसमें एक अजीब ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। एल्डर ने भीड़ की ओर देखा और बोला, ये कमांड टोकन है। पहली प्रतियोगिता एक विशेष क्षेत्र में फ्री फॉर ऑल होगी, जहां आपको विश्व द्वार खुलने के बाद भेजा जाएगा। उस वर्ष के बाद टोकन वाले शीर्ष 500 लोग योग्य होंगे। अपने हाथों को कप में भरकर उसने हवा में कहा, एल्डर विश्व द्वार खोलें। विश्वसार एक बार फिर से मृतवत हो गया तथा अन्य सभी लोग अचानक निश्चल हो गए, यहां तक कि लोगों की सांसें भी सुनी जा सकती थीं। अचानक आसमान से भारी मात्रा में ऊर्जा बहने लगी, जिसने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। हर कोई केवल हवा में ऊर्जा के घूमने के पहले संकेत ही देख सकता था, और 2 संक्षिप्त क्षणों में तेजी से फैलते हुए अंतरिक्ष से एक मजबूत बहुरंगी रोशनी देखी जा सकती थी। जल्दी ही 100 मीटर चौड़ा छेद देखा जा सकता था, जिसके अंदर एक बड़ी जगह थी जिसे केवल अराजकता के रूप में वर्णित किया जा सकता था। सभी के हाथों में मौजूद गहरे काले रंग के टोकन से एक गहरी रोशनी चमकने लगी, जिसने सभी को अपने में लपेट लिया और उन्हें हवा में ऊपर उठाकर छेद की ओर ले गया। अचानक एक करुण चीख सुनाई दी, क्योंकि आकाश में दरार के पास खड़ा एक व्यक्ति उनके सामने ही तेजी से पिघलने लगा। कुछ ही समय में उनके शरीर का एक भी निशान शेष नहीं बचा। 50 वर्ष से अधिक आयु वालों पर विश्व द्वार का प्रकोप पड़ेगा और वे स्वयं संसार से विलीन हो जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 वर्ष से कम आयु वालों को बिना किसी परेशानी के अंदर जाने दिया जाएगा, तैरते हुए बुजुर्ग ने कहा। कई लोग भयभीत दिखने लगे क्योंकि वे बीच हवा में संघर्ष करने लगे। मैं हार मानता हूं, मैं अब भाग नहीं लेना चाहता। दुर्भाग्य से वे पहले से ही धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा भर गई थी। वे केवल असहाय रूप से छेद की ओर हवा में ऊपर उठ सकते थे। मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था, वह मौका लगभग निकल चुका है, बुजुर्ग ने ठंडी निगाह से कहा। एक और दर्द भरी चीख एक आदमी से आती हुई सुनाई दी, जो अंदर से बाहर की ओर जिंदा जलने लगा था।
एक सेकंड में उसका शरीर हवा में बिखर गया। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया हमें जाने दीजिए। कृपया, मैं अब इसमें भाग नहीं लेना चाहता। कुछ 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश की और तुरंत माफी मांगने लगे। बुजुर्ग ने अधीरता से उन्हें देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके हाथों की एक लहर के साथ ऊर्जा की गेंदें आकाश में छेद की ओर तेजी से बढ़ने लगीं। आह! कई बार डर के मारे चीखने चिल्लाने के बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जल्दी से जलाकर राख कर दिया गया और फिर उन्हें भी जला दिया गया। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया जिन्होंने इसे देखा, और जो लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के थे लेकिन पहले ही चले गए थे, वे चुपके से खुशी मना रहे थे। इसके बाद जो लोग बचे थे वे सब गड्ढे में गायब हो गए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं भाग लेना चाहता हूं। अचानक समूह के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जब मिंग डोंग तैरते हुए बुजुर्ग की ओर एक विनती भरी नजर से ऊपर चढ़ते समूह की ओर बढ़ा। वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें मिंग डोंग पर टिकी थीं, मानो वह कोई बेवकूफ हो। टोकन का वितरण पहले ही समाप्त हो चुका था और प्रतियोगिता शुरू करने के लिए समूह पहले से ही अव्यवस्थित जगह में गायब हो रहा था। आखिर एक व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए बुजुर्ग के पास रुकने का क्या कारण था? अभी भी हवा में उठते हुए जियान चेन ने आश्चर्य से मिंग डोन की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर मिंग डोन को अचानक भाड़े के सैनिकों की सभा में शामिल होने की क्या इच्छा थी। तैरते हुए बुजुर्ग ने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकोड़ ली और मिंग डोन की ओर देखा। जैसे ही वह उसे विदा करने वाला था, अचानक उसके चेहरे पर एक बदलाव देखा जा सकता था। तभी एक काला टोकन मिंग डोन के हाथ की ओर बढ़ा। तो अंदर आ जाओ, उसने धीरे से कहा। एक पल में ही मिंग डोन के प्रति बुजुर्ग का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसकी आवाज पहले जैसी ठंडी नहीं रही, इसके बजाय अब वह बहुत गर्म हो गई थी। जो लोग उस बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से जानते थे वे सभी आश्चर्य से उसके सामने खड़े होकर देखने लगे। लगता है युवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति फुसफुसाया। जियान चेन ने चौंक कर देखा और साथ ही उसने देखा कि मिंग डोंग उनके पीछे हवा में ऊपर उठने लगा है। उसे अपने दिल में उलझन महसूस हुई क्योंकि वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। एल्डर के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे, विश्व द्वार से गुजरने के बाद ये सभी के लिए स्वतंत्र होगा। मिंग डोंग एक प्राथमिक महान संत गुरु होने के नाते उसे जितने खतरे का सामना करना पड़ेगा वह बेहद बेतुका होगा। भले ही वे एक साथ हों, जियान चेन उसकी रक्षा करने में शक्तिहीन होगा। जियान चेन के हाथ में जो टोकन था वह उसे छेद से निकालकर घने जंगल के बीच में ले गया। जहां भी उसने देखा उसे सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। अचानक आसमान से कई धुंधली चीजें चमकती हुई उसके पास आ गिरी। ये देखकर कि उसके ठीक बगल में कौन था, जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिंग डोंग, तो ये तुम हो। ये सोचना कितना बढ़िया है कि तुम मेरे ठीक बगल में हो। जो व्यक्ति उसके बगल में गिरा था वह अप्रत्याशित रूप से मिंग डोंग था। अचानक हुई चीख से जैसे वह चौंक गया हो, उसने लड़ने की तैयारी में अपने पवित्र हथियार को निकाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने जानी पहचानी आवाज सुनी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना हथियार संभाल लिया। जियान चेन, तो ये तुम हो। ये बहुत बढ़िया है, हम दोनों के साथ मिलकर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। आह मिंग डोंग, क्या तुम भाड़े के सैनिकों की सभा में भाग लेने के खिलाफ नहीं थे? ऐसा क्यों है कि तुमने अचानक अपना मन बदल लिया? उस मजबूत बुजुर्ग ने अप्रत्याशित रूप से तुम्हें भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी थी। जियान चेन के चेहरे पर कुछ उलझन थी। ये सुनकर मिंग डोंग का चेहरा उदास हो गया। मुझे भी नहीं पता कि मैंने अचानक भाग लेने का फैसला क्यों किया। मुझे लगा जैसे कोई मुझे यहाँ बुला रहा है और यह भावना और भी मजबूत होती जा रही थी। अंत में मैं अचानक यहाँ आने से पहले खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ पाया। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कोई तुम्हें बुला रहा है? तो क्या तुम अभी भी उस बुलावे को महसूस कर सकते हो? जियान चेन इस अजीब घटना से हैरान था। मिंग डोंग ने ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर थोड़ा सिर हिलाया। मैं अभी भी इसे महसूस कर सकता हूं, लेकिन आवाज पहले की तुलना में बहुत कमजोर है। जियान चेन ने सोचते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि कॉल कहां से आ रही है? पूर्व से, मिंग डोंग ने इशारा किया। जियान चेन ने उस दिशा की ओर देखा जिस ओर मिंग डोंग इशारा कर रहा था। तो चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि तुम्हें कौन बुला रहा है। ऐसा कहकर जियान चेन और मिंग डोंग पूर्व की ओर चलने लगे। जियान चेन और मिंग डोंग जिस स्थान पर थे वह एक सुनसान पर्वत श्रृंखला थी, जहां का वातावरण भयावह था क्योंकि वहां अनेक जहरीले कीड़े और वाइपर पाए जा सकते थे।
अचानक मिंग डोन का शरीर धरती में धंस गया। वह अप्रत्याशित रूप से एक मुश्किल से दिखाई देने वाली दलदली भूमि में कदम रख चुका था। मिंग डोंग ने बाहर निकलने के लिए दलदल पर थपकी दी, लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाता, उसका चेहरा अचानक से सिकुड़ गया। किसी चीज ने मेरे पैर पर काट लिया है, मेरी मदद करो। बहुत ही चौंककर जियान चेन ने तुरंत मिंग डोन के कंधों को पकड़ लिया। मिंग डोन तुरंत हवा में उड़ गया और उसी समय जियान चेन के सिर जितना मोटा एक जहरीला वाइपर उसके पीछे पीछे आया और उसने अपने दोनों नुकीले दांतों से मिंग डोन के पैरों को कसकर जकड़ लिया। जियान चेन की आंखें चमक उठी और उसने अपनी हल्की पवन तलवार निकाली। एक तेज वार से सांप कई टुकड़ों में कट गया, जिससे नीचे खून की बारिश होने लगी। जियान चेन ने मिंग डोन को आसमान से गिरते हुए पकड़ लिया। हालांकि सांप को उसके शरीर से अलग कर दिया गया था, लेकिन सांप का सिर अभी भी मिंग डोन के पैरों से जुड़ा हुआ था। अपने हाथ की एक और लहर के साथ उसके हाथ में तलवार एक बार फिर चमकी और सांप के सिर को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जहां सांप ने काटा था, वहां जहर पहले से ही मिंग डोन के घाव में प्रवेश कर चुका था और तेजी से फैलते हुए उसके आसपास के क्षेत्र को नीला कर दिया था। मिंग डोंग ने अपने स्पेस बेल्ट से एक सफेद बोतल निकाली और उसके आसपास के क्षेत्र में छिड़कना शुरू कर दिया और बुदबुदाया, यह अच्छी बात है कि मैंने वलोरेंट सिटी से कुछ मारक दवा खरीदी। इस तरह की मारक दवा पूरे महाद्वीप में काफी मशहूर है, जो सैकड़ों जहरों को ठीक कर सकती है। इसकी सिर्फ एक ही बुरी बात है, वह है इसकी कीमत। जियान चेन ने मिंग डोन के पैर पर घाव को देखा। क्या तुम चलने में सक्षम हो? जहर का इलाज करने के बाद मिंग डोन ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ना शुरू किया। यह अच्छी बात है कि घाव बहुत गहरा नहीं है। कोई समस्या नहीं है, चलो चलते रहें। तो सावधान रहें, हम चलते रहेंगे, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि इस जगह पर क्या है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें हमें देखना बाकी है, जियान चेन ने कहा। 1 मिनट रुको। मिंग डोन सांप के शव के पास गया और उसे काटने लगा। उसमें से एक राक्षसी कोर निकालते हुए वो हंसा। इस तरह की चीजों को फेंकना नहीं चाहिए, वरना ये पैसे की बर्बादी होगी। जियान चेन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। सांप सिर्फ क्लास 3 के स्तर का था, इसलिए क्लास 3 मॉन्स्टर कोर ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसने मूल्यवान समझा था। इस भयावह अनुभव के बाद दोनों ने सावधानी के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि वे बहुत सतर्क थे, लेकिन क्षेत्र के छिपे हुए खतरे उन्हें आगे बढ़ने के साथ साथ आश्चर्यचकित करते रहे। जो क्षेत्र ठोस जमीन लग रहे थे, वे दलदल बन गए जो क्विकसैंड की तरह काम करते थे। यहां तक कि जियान चेन भी कई बार इसका शिकार हुआ था, लेकिन वह जल्दी से बच निकलने में सफल रहा था। पर्वत श्रृंखला में रहते हुए उन्हें कुछ जादुई जानवर मिले। उनमें से ज्यादातर वर्ग 3 या वर्ग 4 के जादुई जानवर थे और उनमें से ज्यादातर काफी जहरीले थे। जियान चेन और मिंग डोंग आधे दिन तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अचानक जियान चेन रुक गया। हरकत का इंतजार करते हुए उसके कान कांपने लगे। एक पल के बाद जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आधे दिन चलने के बाद हम आखिरकार एक और व्यक्ति से मिले हैं। ये जगह इतनी बड़ी है कि हमें एक व्यक्ति से मिलने में इतना समय नहीं लगेगा, जबकि यहाँ कई लाख लोग हैं। जियान चेन, क्या आसपास कोई है? मिंग डोंग ने आश्चर्य से जियान चेन को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। जियान चेन ने सिर हिलाया। ठीक है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति है। चीजों की आवाज से लगता है कि वह हमारी तरफ आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि वह कितना ताकतवर है? अगर वह एक पृथ्वी संत मास्टर है तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिंग डोन के चेहरे पर अब गंभीरता दिख रही थी। जियान चेन ने मिंग डोन के कंधों पर सहजता से ताली बजाई। आप चिंता न करें। 50 वर्ष से कम आयु के पृथ्वी संत मास्टर्स की संख्या काफी कम है। किसी एक से मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है और हम उसका टोकन कैसे प्राप्त करेंगे। अध्याय 290 सच्ची तलवार क्यूई। जियान चेन और मिंग डोन चलते रहे। थोड़ी देर और चलने के बाद वे जल्दी ही दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गए। वह आदमी लंबा लेकिन दुबला पतला अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा था, जो पूरी तरह से गंदा दिख रहा था और काफी दुखी था। पेड़ की शाखाओं ने पहले ही उसके कपड़ों को काट दिया था, जिससे उसके नीचे खून के निशान दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट रूप से उसने पर्यावरण से बहुत अधिक दर्द सहा था। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने देखा कि उसके आसपास कोई है, तो वह तुरंत सतर्क हो गया। अगले ही पल उसने अपना संत हथियार निकाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने खड़े 2 लोग सिर्फ युवा हैं, उसकी सतर्कता तुरंत कम हो गई। हाँ, आधे दिन के बाद मैं आखिरकार लोगों से मिला हूं। मुझे कहना चाहिए, ये जगह इतनी बड़ी है कि आधे दिन तक चलने के बाद भी मुझे कोई और नहीं मिला।
ऐसी जगह बनाने के लिए किसी व्यक्ति में कितना ताकत होनी चाहिए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार लहराई। उसका चेहरा ढीला पड़ गया था और उसकी आंखें एक अजीब चमक के साथ जियान चेन और मिंगडोन को घूर रही थीं। जियान चेन भी हंसा और फिर बोला, ये सही है। ये जगह वाकई बहुत बड़ी है। आधे दिन तक चलने के बाद हम आखिरकार एक अकेले व्यक्ति से मिले हैं। ऐसा लगता है कि हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। भाइयों, आपका नाम क्या है? वह आदमी एक हानिरहित तरीके से मुस्कुराने लगा। चूंकि हम पहले कभी नहीं मिले हैं, इसलिए सर को अपना नाम बताना असुविधाजनक होगा। जियान चेन हंसा। ठीक है, उस आदमी ने सहजता से उत्तर दिया। जियान चेन और मिंगडोन की ओर देखते हुए, भाड़े के सैनिकों की यह सभा एक अच्छी जगह नहीं है। यहाँ कई छिपे हुए खतरे हैं। ये दो युवाओं के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। आप दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। बेशक आपके पास जो 2 टोकन हैं, वे आपके लिए मुसीबत बनेंगे। आप उन्हें मुझे क्यों नहीं सौंप देते ताकि मैं आपकी जिम्मेदारी उठा सकूं? ऐसा कहते हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी तलवार उठाए और जियान चेन और मिंगडोन की ओर चलना शुरू कर दिया। जियान चेन ने स्पेस रिंग से टोकन निकालने से पहले एक विचारशील मुस्कान छोड़ी। उसे उसकी ओर लहराते हुए जियान चेन मुस्कुराया, यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको इसे लेना होगा। जियान चेन के हाथ में टोकन देखकर अधेड़ उम्र के आदमी की आंखें चमकने लगी। तुरंत जियान चेन के हाथ की ओर देखते हुए उसने स्पेस रिंग को देखा जो उसकी उंगली पर सजी हुई थी। एक अंतरिक्ष वलय। आदमी चौंककर चिल्लाया। गंभीर होते हुए उसकी आंखें उनके पीछे छिपे शुद्ध लालच को छिपा नहीं सकी। नहीं छोटे भाई, तुम्हारे पास जो स्पेस रिंग है वह भी तुम्हारे लिए मुसीबत लेकर आएगी। तुम स्पेस रिंग और टोकन दोनों मुझे क्यों नहीं सौंप देते? मैं उन दोनों को सुरक्षित रखूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूं। इतना ही नहीं, बल्कि इससे तुम्हारी जान को एक खतरा कम हो जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अपने सामने 2 पुरस्कारों को देखकर उसकी आवाज भी कांपने लगी। उसके लिए जियान चेन और मिंगडोन दोनों ही अपनी उम्र के कारण आसान लक्ष्य थे। चाहे वे दोनों कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वह पहले से ही उनका पीछा करने के लिए दृढ़ था। जियान चेन ने अनायास ही हंसते हुए उस आदमी की आंखों में देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप अपने शब्दों से 3 साल के बच्चे को भी धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम सोचते हो कि हम इतने बेवकूफ हैं। मिंगडोंग ने जियान चेन की तरफ से उसे कोसा। उस आदमी की आंखें खतरनाक तरीके से चमकने लगीं और उसने ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, साथी भाइयों, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। वे चीजें आपके लिए सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा कहते हुए वह आदमी और भी करीब चला गया ताकि वह अब 10 मीटर दूर हो। अपने हाथ में विशाल तलवार लेकर उसने हमला करने की तैयारी करते हुए ऊर्जा का विकिरण करना शुरू कर दिया। जियान चेन ने उस आदमी को तिरस्कार से देखा। वह सिर्फ एक महान संत गुरु था जिसके बारे में चिंता करने लायक कुछ नहीं था। चीजें मेरे हाथ में हैं, अगर तुम में क्षमता है तो आओ और उन्हें ले लो। उस आदमी की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी और वह हंसा, तो लगता है कि तुम दोनों बहुत जिद्दी हो। तो मुझे आने दो और उन्हें ले जाने दो। उसके हाथ में मौजूद संत हथियार बेतहाशा हिलने लगा और वह जियान चेन के दिल पर वार करने लगा। उसका काम बिना किसी पश्चाताप या दूसरे विचार के हत्या करना था। जियान चेन के हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड आते ही जियान चेन के मन में हत्या करने की भावना की एक छोटी सी किरण उभरी। अगले ही पल तलवार एक झटके में गायब हो गई और एक बड़ी धातु की आवाज के साथ दूसरे आदमी के सेंट वेपन को तोड़ दिया। उसका संत हथियार टूट गया और उस आदमी ने मुंह में खून थूक दिया। उसका चेहरा सफेद हो गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। जियान चेन ने एक ही वार में उसके संत हथियार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था। यह उस आदमी के डेंटियन को अपंग करने के बराबर था, जिससे उसकी सारी साधना खत्म हो गई और साथ ही उसके शरीर को भी भारी नुकसान पहुंचा। हाँ हो कैसे, ये कैसे संभव है? अपने संत हथियार के टूटे हुए अवशेषों को देखकर उस आदमी का चेहरा चौंक गया। यह इतनी ताकतवर थी कि वह स्तब्ध रह गया। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए उसके संत हथियार को तोड़ने वाला व्यक्ति केवल 20 साल का युवक था। यहां तक कि मिंगडोंग जो जियान चेन के बगल में खड़ा था, वह भी अविश्वास की हद तक हैरान था। यह देखना उसके लिए बहुत डरावना था कि जियान चेन कैसे एक महान संत मास्टर की तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ सकता था। तुम इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे आ गई? क्या तुम भेष बदलकर भेड़िया हो? उस आदमी ने जियान चेन को घृणा से देखा, जैसे कि उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन जैसे जैसे वह बोल रहा था उसकी आवाज कमजोर होती जा रही थी। हम किसी भी तरह से छिपकर नहीं रह रहे हैं, ये वही परिणाम है जो तुमने खुद पर लाया है।
जियान चेन हंसा। फिर उस आदमी के पास जाकर उसने कहा, अपनी चीजें तुरंत बाहर निकालो, इस तरह से कम जीने का मौका तो मिलेगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अपने सेंट वेपन के टूटे हुए हिस्सों को देखते ही उस आदमी के मुंह से खून टपकने लगा। चेहरे पर अफसोस के भाव के साथ उसने धीरे से अपना स्पेस बेल्ट निकाला और एक तरफ रख दिया। जियान चेन ने अपनी तलवार से स्पेस बेल्ट को उठाया और अंदर से टोकन को पकड़ लिया। उसे और कुछ भी मूल्यवान नहीं दिखा, जिससे ये पुष्टि हुई कि वह आदमी वास्तव में गरीब था। निराशा में अपना सिर हिलाते हुए जियान चेन ने मिंग डोन के साथ जाने से पहले स्पेस बेल्ट को फर्श पर फेंक दिया। जियान चेन, तुम अब कितने ताकतवर हो कि तुम एक महान संत गुरु के संत हथियार को एक ही वार में तोड़ सकते हो। ये कुछ ऐसा है जो केवल एक पृथ्वी संत गुरु ही कर सकता है। अब सड़क पर मिंग डोंग ने आखिरकार वह सवाल पूछा जो उसने इतने लंबे समय से दबा रखा था। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, जब मैंने कुछ समय के लिए तियानकिन कबीले को छोड़ दिया था तो मैंने प्रथम चक्र पृथ्वी संत मास्टर बनने में सफलता हासिल की थी। क्या तुमने पहले ही एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है? मिंग डोंग ने चौंक कर पूछा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक अर्थ सेंट मास्टर एक महान सेंट मास्टर द्वारा मृत्यु को जोखिम में डालने का परिणाम था। एक अर्थ सेंट मास्टर बनने के लिए पास होने की दर केवल 10% थी, लेकिन ये युवा किसी तरह ऐसा करने में कामयाब रहा। जियान चेन की उम्र 25 साल भी नहीं हुई थी और तब तक वह एक अर्थ सेंट मास्टर बन गया था। ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर इसकी खबर फैलती तो निस्संदेह ये बहुत बड़ा झटका होता। उसके बोलने के बाद मिंग डोंग उलझन में पड़ गया, इसलिए उसने पूछा, प्रथम चक्र पृथ्वी संत मास्टर होने का क्या मतलब है? उसे पता नहीं था कि पृथ्वी संत मास्टर्स को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया था। जियान चेन ने समझाना शुरू किया। पृथ्वी संत गुरुओं तक के संतों को 3 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिक, मध्य और शिखर। जिस क्षण कोई पृथ्वी संत गुरु बन जाता है, वर्गीकरण अलग हो जाता है। 6 अलग अलग भाग हैं। सबसे निचला वर्ग पहला चक्र है, जबकि सबसे मजबूत वर्ग छठा चक्र है। मिंग डोंग ने समझदारी से देखा, मैंने नहीं सोचा था कि पृथ्वी संत मास्टर्स को भी इस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा। अगर आपने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चलता। अचानक मिंग डोंग के मन में एक विचार आया, जियान चेन, आखिर आपके पास क्या विशेषता है? ये सुनकर जियान चेन के हाथ में लाइट विंड स्वॉर्ड तुरंत दिखाई दिया और उसने अपनी चमक दिखाई। लाइट विंड स्वॉर्ड ने एक धुंधली चांदी की चमक का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया जो लगातार आसमान में चमक रही थी। ये लगभग ऐसा था जैसे कि यह तलवार क्यूई के साथ एक बेहद तेज तलवार बना रहा था, और जिस क्षण तलवार क्यूई ने मिंग डोंग के शरीर को छुआ, उसे तुरंत लगा जैसे कि हजारों तलवारें उसे काट रही थीं और एक अवांछनीय दर्दनाक एहसास दे रही थीं। मेरे संत बल में कोई विशेषता नहीं है, ये सब शुद्ध तलवार क्यूई है, जियान चेन ने कहा। तलवार क्यूई किसी भी तरह से दुर्लभ नहीं थी, व्यावहारिक रूप से हर कोई इसके बारे में जानता था। ये सिर्फ संत बल के बराबर की तलवार थी और इसमें जबरदस्त मारक शक्ति थी जो लंबी दूरी तक हमला कर सकती थी। यह असली तलवार क्यूई की तरह ही दिखती थी। कई अन्य लोगों के पास केवल तलवार ही थी, इसलिए वह तलवार क्यूई कहलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। इसे केवल ऊर्जा कहा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा पर्याप्त मजबूत नहीं थी और न ही उसमें तलवार क्यूई की तरह तीक्ष्णता थी। जियान चेन की तलवार क्यूई अतुलनीय रूप से तेज, तीव्र और काफी शक्तिशाली थी। सच्ची तलवार क्यूई की नकल करने वाली संघनित ऊर्जा की तुलना में अधिक दूरी तक वार करने में सक्षम थी। इसके अलावा सच्ची तलवार क्यूई का उपयोग करने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं थी, इसके बजाय कोई व्यक्ति अपनी उंगली का उपयोग करके पेड़ या चट्टान को काट सकता था। जियान चेन को नहीं पता था कि कब उसकी संत शक्ति उसकी ऊर्जा को सच्ची तलवार क्यूई में बदलने में सक्षम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक जन्मजात चीज थी। इसका श्रेय केवल उसके भीतर की तलवार आत्माओं को दिया जा सकता था। तलवार क्यूई की कितनी मजबूत मात्रा है, यह बाकी सभी से पूरी तरह से अलग है। ऐसा लगा जैसे यह आग के संत बल के हमले जितना मजबूत था। मिंग डोंग ने हौंकते हुए कहा। दोनों ने 4 घंटे तक जंगल में घूमते हुए बातचीत जारी रखी, जब तक कि वे हाल ही में हुए युद्ध के मैदान में नहीं पहुंच गए। जमीन खून से भरी हुई थी और पास में 2 लाशें पड़ी थीं जिन पर चोटें लगी हुई थीं। चोटों से यह देखा जा सकता था कि यह इंसानों ने किया था, और बहुत दूर नहीं उनके स्पेस बेल्ट थे। मिंग डोंग ने उनके स्पेस बेल्ट को देखा और कहा, उनके टोकन यहाँ नहीं हैं, बस कुछ चीजें हैं। वहां कोई कीमती चीज नहीं है, ऐसा लगता है कि किसी और ने उन्हें पहले ही ले लिया है। अपने चारों ओर देखते हुए जियान चेन ने देखा कि एक ही दिशा में कई कदमों के निशान थे।
चलो चलते हैं, सबसे पहले ये पता लगाना सबसे अच्छा है कि आखिर तुम्हें कौन बुला रहा था। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि जो भी तुम्हें बुला रहा है, वह अच्छे काम के लिए है। जियान चेन ने कहा। ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर मुझे कौन बुला रहा था। सोचिए, मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और यहां आ गया। मिंग डोंग ने उत्सुकता से कहा।